इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड एक एग्जांपल हम लोगों ने किया था और आज की इस लेक्चर की शुरुआत हम लोग एग्जांपल 2 से करते हैं, जिसमें एग्जांपल 2 में आपका कह सकते हो कि एक तरह से दो क्वेश्चंस गिवन है, एक ए और एक बी। इसमें पूछा यह कि हम लोगों के पास अरेंजमेंट ऑफ डायपोल्स हैं ए और बी पार्ट में, और इस अरेंजमेंट की वजह से, इन दोनों अरेंजमेंट की वजह से एक पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। जिसे कहने का मतलब क्या है कि इसमें क्वेश्चन ये दिया कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें बोला है कि मान लो कि एक किसी स्पेस का पॉइंट पी है और इससे ठीक आर डिस्टेंस पर एक डायपोल रखा हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो डायपोल है ये शॉर्ट डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट पी गिवन है, और डायपोल को जहां रखा गया वो लोकेशन ए गिवन है। ठीक है, और इस डायपोल से ये इस पी पॉइंट की दूरी कितनी है, आर है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि यहां से एक और डायपोल बी पॉइंट पर रखा हुआ है जिसका डायपोल मोमेंट कितना है, पी है, और इससे आर डिस्टेंस पर ये पी पॉइंट लाई कर रहा है। और पूछा ये है कि अगर हम इस पार्ट को भी छोड़ देते हैं, केवल ए पार्ट पर कंसंट्रेट करें, तो इसमें पूछा ये है कि जो पी पॉइंट है इस पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ दिस टू डायपोल्स। ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रिकल डायपोल्स की वजह से पी पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले एग्जांपल में इस तरह के सम्स को बनाने के लिए जो भी अप्रोच हम लोगों ने यूज किया था, उसी अप्रोच के थ्रू जो भी अप्रोच हम लोगों ने एडॉप्ट किया था, उसी अप्रोच के थ्रू इस क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। तो ठीक है, तो देखो यहां पर ए पार्ट वाले को मैंने यहां ड्रॉ किया है और हम लोगों से पूछा यह है कि ये पी पॉइंट है और इस पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। और किसकी वजह से कैलकुलेट करना है, ड्यू टू कह सकते हो कि सिस्टम ऑफ टू इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट P, और एक डायपोल को इस पॉइंट पर रखा गया है एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड A। और आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि रिलेटिव टू दिस कह सकते हो कि लेंथ ऑफ दिस डायपोल, जहां इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है तो हम लोग पिक्टोरियली देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस लेंथ ऑफ द डायपोल से काफी बड़ा है। इसलिए इस तरह के डायपोल को अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया तो इसको शॉर्ट डायपोल की तरह ट्रीट करेंगे। दैट मींस लेंथ ऑफ द डायपोल इज लेस देन कह सकते हो कि ये वाला डिस्टेंस जो आर होगा इसका लेंथ इससे क्या होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए और एक डायपोल गिवन है और इसको रखें बी लोकेशन पर, इस स्पेस के बी लोकेशन पर रखा गया एंड द डायपोल मोमेंट ऑफ दिस डायपोल कितना है, पी है। इस डायपोल का डायपोल मोमेंट कितना है भाई, पी है। ठीक है, तो यहां इंटेंसिटी अगर फाइंड आउट कर रहे हैं, इस पी पॉइंट को हम ओ ले लेते हैं, सही रहेगा, क्योंकि हम लोग डायपोल मोमेंट को हम लोग पी से डिनोट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को ओ ले लेते हैं, ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब सोचो कैसे फाइंड आउट करोगे। तो इसके लिए मैंने बताया था कि ये जो डायपोल का अरेंजमेंट है इसको हम कह सकते हैं इट इज द अरेंजमेंट ऑफ कह सकते हो सिस्टम ऑफ टू डायपोल्स है। तो जब भी 2-3 चार्ज पार्टिकल की वजह से जो भी इंटेंसिटी फाइंड आउट करना होता है तो वहां पर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करते हैं। और उसको अप्लाई करने का तरीका क्या है भाई, सबसे पहले जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालेंगे उस पॉइंट को लोकेट करेंगे। तो किस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है, तो पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो ये रिक्वायर्ड पॉइंट हम लोग का ओ है, और इस ओ पॉइंट पर ड्यू टू दिस अरेंजमेंट इस ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो पहला स्टेप क्या था, लोकेट करना। सेकेंड स्टेप क्या है भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर जो भी गिवन अरेंजमेंट में जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, चार्ज पार्टिकल्स होंगे, उनके थ्रू जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर का डायरेक्शन होगा उसको ड्रॉ करेंगे। तो इस ओ पॉइंट पर इसकी वजह से कि इंटेंसिटी वेक्टर यहां पर आएगा और इस ओ पॉइंट पर इस डायपोल की वजह से इंटेंसिटी वेक्टर आएगा। दोनों इंटेंसिटी वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो अगर हम लोग ड्रॉ करें पहले डायपोल की वजह से यहां जो इंटेंसिटी वेक्टर होगा उसको ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करोगे, तो मैंने बताया था कि जब भी इंटेंसिटी वेक्टर जिस पॉइंट पर उस इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है और इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉइंट ओ लाई कर रहा है, दैट मींस यहां पर जैसे ये दोनों डायपोल रखोगे, दोनों डायपोल एक एरो सेट करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर एक ओ पॉइंट पर सेट करेगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर जो एरो होगा उसका जो डायरेक्शन होगा इट कैन बी डिटरमाइंड बाय द हेल्प ऑफ कह सकते हो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज के हेल्प के थ्रू हम ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ करते हैं, तो यहां पर एज्यूम कर लेना कि +1 चार्ज रखा हुआ है। तो ये जो डायपोल है +1 पर किधर फोर्स एग्जर्ट करेगा, किधर एग्जर्ट करेगा,
ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर ऐसे +1 लेकर डायरेक्शन निकालने लगे तो समझो आपने पिछले लेक्चर को सही से रिवीजन नहीं किया, क्योंकि डायपोल की वजह से जो नेट इंटेंसिटी आता है उसको +1 चार्ज से डायरेक्शन हम लोग फाइंड आउट नहीं करते हैं, हम लोग 2 रिजल्ट याद रखते हैं, और उन दोनों रिजल्ट को याद रखेंगे तभी हम लोग बता सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ दिस डायपोल यहां जो इंटेंसिटी वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। और शायद आप लोगों को मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि अगर डायपोल एक्सिस पर होगा, अगर उस डायपोल, अगर ये O पॉइंट के बारे में सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि जिस डायपोल की वजह से इंटेंसिटी वेक्टर आप फाइंड आउट करना चाहते हो, जिस डायपोल की वजह से आप इंटेंसिटी वेक्टर फाइंड आउट करना चाहते हो, सपोज हम लोग इस वाले डायपोल की वजह से इस पॉइंट पर हम लोग क्या चाहते हैं, इंटेंसिटी वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा ये फाइंड आउट करते हैं। तो यहां +1 चार्ज लेकर मत आना, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स नहीं है जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में यूज किया था कि पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स लेकर आते हैं तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी का डायरेक्शन निकाल सकते हो। लेकिन मेरा यहां पर एक ही क्वेश्चन है कि ये जो डायपोल है, डायपोल की वजह से जो इंटेंसिटी आएगा, यहां +1 चार्ज हम लोग कभी भी नहीं ले सकते। इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोगों को देखना होगा कि जिस पॉइंट पर जैसे यहां पर O पॉइंट पर हम लोग इंटेंसिटी वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं, लेकिन किस डायपोल की वजह से, इस डायपोल की वजह से, तो सबसे पहले इस पॉइंट को नोट करना, सबसे पहले हम लोगों को उस पॉइंट का जो रिलेटिव ओरिएंटेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू दैट डायपोल, उस रिलेटिव ओरिएंटेशन पर हम लोगों को ध्यान देना होगा, क्योंकि रिलेटिव ओरिएंटेशन ही डिसाइड करेगा कि उस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी वेक्टर आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। जैसे कहने का मतलब क्या, आप सिंपल सा ऐसे सोचो, ये जो O पॉइंट है रिलेटिव टू दिस डायपोल किस तरह ओरिएंटेड है, तो आप कह सकते हो कि ये पॉइंट O इस डायपोल के डायपोल एक्सिस पर लाई कर रहा है, क्योंकि ये वाला जो लाइन होता है दिस इज कॉल्ड डायपोल एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है इस डायपोल का, दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। तो सबसे पहले जिस पॉइंट पर आप उस डायपोल की वजह से इंटेंसिटी वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको उस पॉइंट का रिलेटिव ओरिएंटेशन पता करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू दैट डायपोल। तो ये जो पॉइंट O है, ये इस डायपोल के रिस्पेक्ट में इसके डायपोल एक्सिस पर लाई कर रहा है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं, हम लोगों को एक रिजल्ट हमेशा याद रखना है कि डायपोल एक्सिस पर लाई करेगा। तो आपको याद होगा कि डायपोल एक्सिस का कंडीशन क्या आता था भाई, कि ये एक डायपोल P वेक्टर लेते हैं, तो इसके डायपोल एक्सिस P पॉइंट पर इंटेंसिटी इसी डायरेक्शन में आता है भाई, और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इक्वेटोरियल लाइन पर इंटेंसिटी इसके अपोजिट डायरेक्शन में आता है, पैरेलल टू दिस होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये वाला जो पॉइंट P या O लेते हैं, तो रिलेटिव टू दिस डायपोल, अगर इसके डायपोल एक्सिस पर लाई करेगा, तो ये डायपोल जो भी इंटेंसिटी वेक्टर सेट करेगा, ये डायपोल जो भी इंटेंसिटी वेक्टर सेट करेगा, वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट वेक्टर होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट वेक्टर होगा। ठीक है, तो ये वाला सिचुएशन इसको हटा दें, तो ये वाला सिचुएशन एकदम एग्जैक्ट इसके साथ मैच कर रहा है। ये वाला जो पॉइंट O है रिलेटिव टू दिस डायपोल, उसके डायपोल एक्सिस पर लाई कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ये जो इस O पॉइंट पर सेट करेगा, उसका डायरेक्शन भी डायपोल मोमेंट वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। जैसे सिंपली आप कह सकते हो कि अगर हम यहां पर देखें, तो ये वाला जो डायपोल है, इसकी वजह से अगर इंटेंसिटी वेक्टर देखोगे, तो इस पॉइंट पर अलोंग दिस डायरेक्शन, मतलब ये इस तरफ अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस डायरेक्टेड है, तो यहां जो इसकी वजह से इंटेंसिटी आएगा, इस इंटेंसिटी को हम लोग कह सकते हैं, दिस इंटेंसिटी इज कॉल्ड, इसको हम लोग लिख सकते हैं E लिख दिए। ठीक है, क्योंकि A पर लोकेटेड जो डायपोल है उसकी वजह से जो नेट इंटेंसिटी आएगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट वेक्टर, इस तरह ड्रॉ कर दिए। क्लियर? दैट मींस आपको हमेशा ध्यान में ये रखना है कि उस पॉइंट का रिलेटिव ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू डायपोल जो होगा, वो डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, उस डायपोल का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर होगा, उसका डायरेक्शन कैसे होगा। इस कंसेप्ट को याद रखना। ठीक है, तो ये पहले डायपोल की वजह से इंटेंसिटी वेक्टर, इस डायपोल की वजह से यहां इंटेंसिटी वेक्टर निकालते हैं। तो अगर देखो कि इस डायपोल के रिस्पेक्ट में ये जो पॉइंट O है, इसका रिलेटिव ओरिएंटेशन चेक करना होगा, तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस डायपोल, ये जो पॉइंट O है इसके डायपोल एक्सिस पर लाई कर रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू दिस डायपोल, ये जो पॉइंट O है इसके डायपोल एक्सिस पर लाई कर रहा है। एकदम सिमिलर यही सिचुएशन है। दैट मींस जो ये इंटेंसिटी वेक्टर, ये डायपोल जो वहां पर इंटेंसिटी वेक्टर सेट करेगा, इट इज डायरेक्टेड अलोंग द डायपोल मोमेंट वेक्टर। ये जो इंटेंसिटी वेक्टर सेट करेगा उसका डायरेक्शन इसके डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होगा। दैट मींस कहने का मतलब क्या है कि ये जो P वेक्टर है, यहां जो इंटेंसिटी सेट करेगा, ये इंटेंसिटी
का डायरेक्शन इसके डायरेक्शन में और इसको ईबी नाम दे दिए, ठीक है। ए की वजह से यहां पर ये आएगा, इसकी वजह से ईबी आएगा, ठीक है। दैट मींस कहने का मतलब इसमें दो कंसेप्ट अप्लाई हो रहा। एक कंसेप्ट एक प्रिंसिपल है सुपरपोजिशन का, जिसमें हम लोग पहले जिस पॉइंट पर टोटल इंटेंसिटी चाहिए उसको लोकेट कर रहे थे। सेकंड क्या कर रहे थे, ऑल द इंटेंसिटीज वेक्टर को उस उस ओ पॉइंट पर हम लोग ड्रॉ कर रहे थे। और इसको ड्रॉ करने के लिए हम लोगों ने डायपोल का कंसेप्ट का यूज किया, क्योंकि यहां जो इंटेंसिटी वेक्टर चाहिए वो डायपोल की वजह से चाहिए था, इसलिए डायपोल के कंसेप्ट का भी यूज करना पड़ा। डायपोल की वजह से दो डेरिवेशन हम लोगों ने पढ़ा था, एक उसके डायपोल एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट लाई करेगा तो उसकी वजह से इंटेंसिटी अलोंग दैट डायपोल मोमेंट वेक्टर होगा, और डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इंटेंसिटी अगर निकालोगे तो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, पैरेलल टू दैट डायपोल, ठीक है, क्लियर। तो ये, लेकिन ये जो ओ पॉइंट है इसके रिलेटिव इसके डायपोल एक्सिस पर लाई कर रहा था, इसलिए इसकी वजह से इंटेंसिटी नीचे आएगा, और ओ पॉइंट इस डायपोल के रिस्पेक्ट में इसके डायपोल एक्सिस पर ही लाई कर रहा था, इसलिए इंटेंसिटी वेक्टर जो ये सेट करेगा यहां पर, क्योंकि ये जो एरो सेट करेगा उसका डायरेक्शन इस डायपोल मोमेंट वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, तो आपको ध्यान में होगा कि सेकेंड स्टेप में मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। स्टेप 1 में लोकेट करना था, सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करना था, ड्रॉ करना था इंटेंसिटी वेक्टर को, सॉरी थर्ड स्टेप में हम लोग को मैग्नीट्यूड। अब तीसरे स्टेप पर आते हैं। थर्ड स्टेप में इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो दोनों का मैग्नीट्यूड अगर कैलकुलेट करें तो हम लोग कह सकते हैं कि ई ए का जो मैग्नीट्यूड आएगा, तो ये का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है कि उसके डायपोल एक्सिस की वजह से उस ये पॉइंट उसके डायपोल एक्सिस पर लाई कर रहा, या उसके कह सकते हो कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर लाई कर रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये तो इसके डायपोल एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो डायपोल का मतलब डाई का मतलब 2, और क्या आता है यहां पर पी का मतलब डायपोल मोमेंट। ये जो डायपोल ये है इसकी वजह से ये जो इंटेंसिटी आएगा इसका डायपोल मोमेंट कितना है भाई, पी है, तो 2 इंटू पी डिवाइडेड बाई, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे 2 इंटू पी डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके बाद इस डायपोल के सेंटर से और इस पॉइंट ओ का डिस्टेंस कितना है, आर है, तो इसको क्या लिख देंगे, आर क्यूब होता है, ये ध्यान रखना, कितना होता है, आर क्यूब होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे, ईबी कैलकुलेट करते हैं। तो ईबी का मोड अगर निकालोगे तो इस डायपोल की वजह से यहां जो इंटेंसिटी वेक्टर आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई, तो ये भी इसके डायपोल एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो डाई मतलब 2 पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसी थर्ड स्टेप में मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आपने इंटेंसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपने फाइंड आउट किया, फिर इन दोनों को रिलेट करेंगे विद अ सिंगल वेरिएबल, एक सिंगल वेरिएबल से रिलेट करोगे, और सिंगल वेरिएबल इसको क्या ले सकते हैं, दिस इज, इसको ई मान लेते हैं, तो ये भी क्या होगा, ई होगा, क्योंकि दोनों का डाई पी का वैल्यू दोनों के लिए क्या है, सेम है, दोनों के लिए पी का वैल्यू क्या है, सेम है, दोनों के लिए डिस्टेंस भी क्या है, ये डिस्टेंस आर है, तो ये सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस भी कितना है, आर है, दोनों के लिए आर भी क्या है, सेम है, इसलिए अगर ई को अगर हम ई मानेंगे तो ईबी को कितना मानना होगा, ई मानेंगे, ठीक है। दैट मींस कह सकते हो कि अब सिंपल जैसे ये मैग्नीट्यूड आपने लिख दिया, एक सिंगल वेरिएबल से आपने रिलेट कर दिया, अब यहां डायपोल और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंसेप्ट खत्म हो गया, अब सीधे वेक्टर का कंसेप्ट है। अब आपके पास सिंपल दो वेक्टर है और इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट चाहिए, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करोगे, तो फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका रिजल्टेंट अगर हम लिखेंगे तो 2e cos, इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, तो ये वाला इन दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर गिवन था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री बाई 2, और ये टोटल आ जाएगा 2e, आप कह सकते हो cos, तो ये cos 45 डिग्री, और यहां से लिख सकते हो 2e cos 45 कितना आ जाएगा 1/√2, और इसको लिख सकते हैं √2e, और इसके बाद देखो √2e, e का वैल्यू हम लोगों ने निकाल के रखा है, यह आ जाएगा 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, देयरफॉर रिजल्टेंट आ जाएगा 2√2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये हम लोग का आंसर निकल गया, लेकिन इस रिजल्टेंट का एक डायरेक्शन भी होगा, और ये डायरेक्शन किधर होगा, तो पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू भी देख सकते हो, या डायरेक्ट ये जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों के बीच के एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, तो ये जो रिजल्टेंट आर आएगा इस तरह आएगा, ठीक है। मतलब इन दोनों की वजह से इस ओ पॉइंट पर जो टोटल इंटेंसिटी वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड 2√2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, एंड इट मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ ईबी वेक्टर, ठीक है। बस हो गया, क्लियर। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये सारे स्टेप
आपको ध्यान में रखना है कि जब सिस्टम ऑफ डायपोल्स देगा तो उसकी वजह से हम लोग कैसे इंटेंसिटी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हो, इसमें पूछा है बी वाले पार्ट को अगर आप ध्यान से देखो, इसमें भी सिमिलर कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है और इसमें भी आपसे पूछा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर कितना होगा, तो ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखो जो स्टेप्स हम लोगों ने इस क्वेश्चन में यूज किया था सेम कंसेप्ट हम लोग इसमें यूज करेंगे। कैसे यूज करोगे? ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है कि ये दो डायपोल हम लोगों के पास गिवन है। एक डायपोल यहां ओरिजिन पर प्लेस किया हुआ है और इस डायपोल का डायपोल मोमेंट गिवन है P है। ठीक है, और सेकेंड एक डायपोल रखा गया है ओरिजिन पर, इसको हम लोग y एक्सिस ले लेते हैं, दिस इज कॉल्ड x एक्सिस। ठीक है, तो ओरिजिन पर अगर ध्यान से देखोगे एक डायपोल रखा हुआ है जिसका डायपोल मोमेंट कितना है P है। एक y एक्सिस के लॉन्ग रखा गया है, एक x के लॉन्ग रखा गया है, और ये एक्चुअली एंगल जो आपका गिवन है, ये एंगल अगर आप कर सकते हो तो ये टोटल एंगल गिवन है यहां से यहां तक 45 डिग्री, ये एंगल गिवन है 45 डिग्री। ठीक है, ये एंगल गिवन है 45 डिग्री। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना गिवन है r। इस पॉइंट पर पूछा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, तो ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे आप जल्दी बताओ। सेम कंसेप्ट है भाई, सबसे पहले लोकेट करेंगे जिस पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, तो ओ पॉइंट पर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट इसके बाद इस ओ पॉइंट पर जो उसके सराउंडिंग में जितने भी चार्ज पार्टिकल्स या डायपोल्स हैं उनकी वजह से जो इंटेंसिटी वेक्टर आएगा उसको ड्रॉ करेंगे, और जैसे उसको ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट क्या करोगे, फिर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, और फिर लास्ट स्टेप क्या था, वेक्टर एडिशन, इसी को यूज करेंगे। बस यही 3-4 स्टेप यूज करना था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले तो लोकेट करना था, लोकेट कर दिए। सेकेंड स्टेप में थोड़ा सा दिक्कत आएगा। दिक्कत क्या आएगा, क्योंकि इस पॉइंट ओ पर जो इंटेंसिटी वेक्टर होगा ड्यू टू दिस टू डायपोल्स, उसका डायरेक्शन आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते हो। क्यों नहीं बता सकते हो, आप ध्यान से सोचो। अगर मैं इसकी बात करूं कि यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे इस पॉइंट ओ पर, मान लो कि पहला डायपोल इसको लेते हैं, इस डायपोल की वजह से यहां जो इंटेंसिटी वेक्टर होगा उसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। ये जो डायपोल है इस पॉइंट ओ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर सेट करेगा, ये जो डायपोल है ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर सेट करेगा। लेकिन हम लोगों को अभी तक जो कैलकुलेशन पढ़े हैं वो दो ही सिचुएशन का पढ़े हैं, दो ही केस का पढ़े हैं कि अगर डायपोल के रिलेटिव एक पॉइंट उसके डायपोल एक्सिस पर लाई करेगा तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, और डायपोल के रिलेटिव अगर एक पॉइंट उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करेगा तो उस वहां जो इंटेंसिटी वेक्टर वो सेट करेगा उस डायपोल मोमेंट के वेक्टर के जस्ट क्या होगा, अपोजिट होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो पॉइंट ओ है इस डायपोल के रिलेटिव ना उसके एक्सिस के लॉन्ग लाई कर रहा है और ना उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लॉन्ग लाई कर रहा है। ये जो पॉइंट ओ है पहले डायपोल के रिस्पेक्ट में अगर देखोगे तो रिलेटिव टू फर्स्ट डायपोल, ये जो पॉइंट ओ है ना उसके डायपोल एक्सिस पर लाई कर रहा है ना उसके आप कह सकते हैं इक्वेटोरियल लाइन पर लाई कर रहा है। तो यहां पर ये जो इंटेंसिटी वेक्टर सेट करेगा उसके डायरेक्शन को आप एग्जैक्टली बता नहीं सकते हो भाई। अगर ऐसा कुछ कंडीशन होता कि अगर फर्स्ट डायपोल ऐसे लेते और ये पॉइंट अगर यहां कहीं लाई करता तो हम कहते कि यहां जो इंटेंसिटी वेक्टर ये सेट करेगा इसके डायरेक्शन के अलॉन्ग ही नेट सेट करेगा। और अगर एक डायपोल ऐसे लेते और एक पॉइंट इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करता तो ये जो पी वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे है तो इंटेंसिटी वेक्टर इसके जस्ट क्या आएगा, अपोजिट आएगा। यही दो कंडीशन हम लोग पढ़े थे कि एक डायपोल जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर सेट करेगा उसका डायरेक्शन डिपेंड करता है कि इस पी पॉइंट इसके रिलेटिव कैसा रखा है। तो इसके रिलेटिव अभी तक हम लोगों ने जो देखा है दो ही कंडीशन देखा था, एक उसके डायपोल एक्सिस पर है और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। तो लेकिन अगर यहां ध्यान से देखोगे ये वाला सिचुएशन अगर हम कंसीडर करें तो ये जो डायपोल पहला डायपोल लेते हैं और ये पॉइंट पी यहां कहीं है तो ये देख सकते हो ये 45 डिग्री एंगल पर है। ये पॉइंट पी नहीं, पॉइंट ओ की अगर बात करें तो इस डायपोल के रिलेटिव ये कितने एंगल पर लाई कर रहा है, 45 डिग्री पर। ठीक है, दैट मीन्स ये वाला जो तीसरा कंडीशन है इन दोनों से मैच नहीं कर रहा, ना इस तरह के ओरिएंटेशन में है ना इस तरह के ओरिएंटेशन में रखा गया है। दैट मीन्स इस ओ पॉइंट पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर सेट करेगा उसका एग्जैक्ट डायरेक्शन अभी हम लोग नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर कंसेप्ट हम लोग कह सकते हैं कि दो ही कंडीशन में बता सकते थे कि इनेट वेक्टर का डायरेक्शन किधर सेट होगा, लेकिन इस केस में आप नहीं बता सकते हो। बता सकते हो
केस 3 जब आप पढ़ोगे। लेकिन फिलहाल जो जितने नॉलेज अपने डायपोल के बारे में अभी तक कलेक्ट किया है वो अकॉर्डिंग टू दैट आप इस ओ पॉइंट पर नहीं बता सकते हो। नेक्स्ट अगर ध्यान से देखोगे, क्या इस डायपोल की वजह से यहां डायरेक्ट, जब इसकी ठीक है इसकी वजह से नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक बार सोच के देखते हैं क्या ये जो डायपोल है इसकी वजह से यहां इंटेंसिटी वेक्टर बता सकते हैं? तो इसकी वजह से भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसके रिलेटिव ना तो इसके डायपोल एक्सिस पर लाई कर रहा है ना इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है। दैट मींस इसकी वजह से जो इंटेंसिटी वेक्टर इस पॉइंट ओ पर सेट होगा, इसकी वजह से जो इंटेंसिटी वेक्टर इस पॉइंट ओ पर सेट होगा, उसको भी प्रेडिक्ट हम नहीं कर सकते। फिलहाल आवर प्रीवियस कर सकते हो कि नॉलेज, हम लोग का जो प्रीवियस नॉलेज है अकॉर्डिंग टू दैट अभी हम लोग डायरेक्शन नहीं बता सकते, ठीक है। लेकिन यहां तो इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, तब क्या करोगे? पहले की वजह से इंटेंसिटी वेक्टर ड्रॉ नहीं कर सकते हो, सेकेंड की वजह से ड्रॉ नहीं कर सकते हो। दैट मींस इंटेंसिटी वेक्टर तभी निकलेगा जब इंटेंसिटी वेक्टर, टोटल इंटेंसिटी वेक्टर तभी निकलेगा जब इंटेंसिटी वेक्टर एक एक डायपोल की वजह से ड्रॉ करोगे, तभी तो वेक्टर एडिशन का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो। यहां तो कुछ होने वाला नहीं है, तब क्या करोगे? तब हम कोशिश ये करेंगे कि अगर रिलेटिव टू दिस पॉइंट, अगर इस पॉइंट के रिलेटिव एक डायपोल ऐसा मिल जाता, इस पॉइंट के कह सकते हो, इस पॉइंट के रिलेटिव एक ऐसा डायपोल मिलता जो इस लाइन के लॉन्ग लाई करे या इसके परपेंडिकुलर लाई करता, तो शायद हम लोग ये दो कंसेप्ट जो पढ़ के रखे हैं इन दोनों कंसेप्ट को यूज कर सकते थे। सिंपल सा समझने की कोशिश करो मैं क्या कर रहा हूं भाई। इस दोनों डायपोल की वजह से यहां इंटेंसिटी वेक्टर ड्रॉ नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आगे फर्दर कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वेक्टर का कंसेप्ट आप यूज नहीं कर पाओगे ई नेट फाइंड आउट करने के लिए। ये दिक्कत है। तो इस दिक्कत को हटाने के लिए एक हम लोग के पास सॉल्यूशन हो सकता था कि अगर इन दोनों वेक्टर को रिप्लेस करते एक सिंगल वेक्टर से, और वो सिंगल वेक्टर या तो इस पॉइंट के इस लाइन के लॉन्ग लाई करे या इस लाइन के परपेंडिकुलर लाई करे, तो हम लोग का सॉल्यूशन निकल गया होता। तो अभी तक आप लोगों ने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि नेट डायपोल मूवमेंट से, मतलब दो तीन डायपोल को एक डायपोल से रिप्लेस कर सकते हो। दो तीन डायपोल को किससे रिप्लेस कर सकते हो? एक डायपोल से रिप्लेस कर सकते हो। अगर हम इन दोनों डायपोल को रिप्लेस करके देखते हैं, एक सिंगल डायपोल पता करते हैं, तो दो डायपोल का एक सिंगल डायपोल नहीं निकाल सकते भाई वेक्टर का यूज करके। एक पी वेक्टर इधर एक पी वेक्टर इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा? तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इक्विवेलेंट डायग्राम इसका बनाते हैं, दो डायपोल को रिप्लेस करते हैं विथ द हेल्प ऑफ अ सिंगल वेक्टर, ठीक है। हम लोग कोशिश करके देखते हैं, क्योंकि हम लोगों को ऐसा कुछ ओरिएंटेशन चाहिए भाई, पी पॉइंट या ओ पॉइंट का ओरिएंटेशन ऐसा कुछ चाहिए, या तो एक डायपोल के एक्सिस के लॉन्ग लाई करे या कोई भी डायपोल है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करे। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, और जब इसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो आप देख सकते हो ये हम लोगों का ओ पॉइंट था, और यहां हम लोगों को इंटेंसिटी फाइंड आउट करना था, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट कुछ ऐसा था, इस तरह, और इस पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब सोचो अगर इन दोनों डायपोल का रिजल्टेंट अगर फाइंड आउट कर लें तो एक सिंगल डायपोल मिलेगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट पहले फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। क्यों कर रहे हैं तो क्लियर हो गया होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर निकालोगे तो आर वेक्टर, तो 2p cos थीटा, थीटा का मतलब इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो ये कितना आ जाएगा? 90/2, और ये कितना आ जाएगा? 2p cos 45 डिग्री। दैट मींस कह सकते हैं कितना आ जाएगा? √2p। मतलब जो सिंगल डायपोल आएगा इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे विद द हेल्प ऑफ अ इक्विवेलेंट डायपोल, और उस डायपोल का डायपोल मोमेंट कितना आएगा? √2p आएगा, और उस डायपोल का जो डायपोल मोमेंट वेक्टर आएगा उसका एक डायरेक्शन होगा, और वो डायरेक्शन किधर होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ दिस आर वेक्टर, और इस आर वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? तो इन दोनों वेक्टर के एंगल को क्या करेगा भाई? बाइसेक्ट करेगा। तो आप ऐसे कह सकते हो कि यहां से इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों के एंगल को बाइसेक्ट करेगा। मतलब सिंपल सा ऐसा कुछ होगा, ये 45 डिग्री पर एक डायपोल मिलेगा, और ये पी नेट होगा, पी नेट मतलब आर होगा, ठीक है। ये जो आर हम लोगों ने कैलकुलेट किया है अभी, इस आर को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं कि सिंपली आप कह सकते हो कि ये वाला आर वेक्टर होगा,
मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट जो एक ही डायपोल मिलेगा वो इन दोनों को बाइसेक्ट करेगा, मतलब इसी लाइन के लॉन्ग होगा भाई। किस लाइन के लॉन्ग होगा? इस लाइन के लॉन्ग होगा, जो कितने एंगल पर होगा? 45 डिग्री एंगल पर होगा, ठीक है। दैट मींस कह सकते हो कि जैसे ही हम लोग रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं किसी भी दो वेक्टर का, और वो रिजल्टेंट को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट वेक्टर ऑफ दिस टू वेक्टर, मतलब ये जो आर वेक्टर होता है दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट, मतलब कह सकते हो कि दिस टू वेक्टर कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस आर वेक्टर, इन दोनों वेक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं विद अ सिंगल वेक्टर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट वेक्टर या रिजल्टेंट वेक्टर। दैट मींस कहने का मतलब क्या है, अब हम लोग करेंगे क्या, इन दोनों को भूल जाते हैं, और इन दोनों को भूलने के बाद क्या करोगे? एक सिंगल वेक्टर को वहां ड्रॉ कर देते हैं। अब हम लोगों को एक ही डायपोल मिल गया, और ये डायपोल भी ओरिजिन पर रखा रहेगा, और वो इस लाइन के लॉन्ग होगा, और ये जो डायपोल होगा इस लाइन के लॉन्ग होगा, ओरिजिन पर रखा रहेगा, और ये भी शॉर्ट डायपोल होगा, और ये एंगल हम लोग को पता है कि 45 डिग्री है, और इसका डायपोल मोमेंट हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया, कितना आ गया? √2p। कितना आ गया? √2p, ठीक है। अच्छा अब देखो, ये जो पॉइंट O है और एक डायपोल, बस इन दोनों डायपोल को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया एक सिंगल डायपोल से, ठीक है। तो जो सिंगल डायपोल आया वो डायपोल और ये पॉइंट O, मतलब ये जितना इंटेंसिटी सेट करेगा, एक सिंगल डायपोल जो यहां पर इंटेंसिटी सेट करेगा, सेम अमाउंट का इंटेंसिटी ये दोनों मिलकर सेट करता है, क्योंकि इन दोनों का इक्विवेलेंट ये आर वेक्टर है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इसकी वजह से जो टोटल इंटेंसिटी आएगा उसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो भाई क्या इसकी वजह से यहां टोटल इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो? तो डेफिनेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट O है, अगर इस डायपोल की वजह से इंटेंसिटी फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले चेक करो कि रिलेटिव टू दिस डायपोल वो जो पॉइंट O है वो दो ओरिएंटेशन में होना चाहिए, या अलोंग द एक्सिस होना चाहिए उस डायपोल का, या उस डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन के अलोंग होना चाहिए, तभी आप इंटेंसिटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। भाई सिंपल सा कंडीशन है, क्योंकि जितना कुछ अभी पढ़े हो अकॉर्डिंग टू दैट, ये जो पॉइंट P या पॉइंट O अगर इस डायपोल के डायपोल एक्सिस पर लाई करेगा उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, तो भाई दिख रहा है कि इस डायपोल का डायपोल एक्सिस कौन सा है? ये वाला जो लाइन होगा, दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द डायपोल, और ये पॉइंट O कहां लाई कर रहा है? इसी डायपोल के एक्सिस पर लाई कर रहा है। जब इसके एक्सिस पर लाई करेगा तो भाई डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं कि इस डायपोल की वजह से जो यहां इंटेंसिटी आएगा, पहले उसका डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं, तो नेट इंटेंसिटी इसी डायपोल मोमेंट वेक्टर के डायरेक्शन में आएगा। दैट मींस यहां पर एक इंटेंसिटी वेक्टर सेट करेगा, और ये इंटेंसिटी वेक्टर E आएगा, और इसका जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, यहां जो नेट इंटेंसिटी आएगा उसका डायरेक्शन भी क्या आएगा? सेम आएगा। देख सकते हो एकदम सेम यही सिचुएशन है, ठीक है। नेक्स्ट इसका अमाउंट कितना होगा? ऑब्वियसली हम लोग बता सकते हैं, E का वैल्यू कितना आएगा? तो E का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहां से लिख सकते हो E इक्वल टू कितना आ जाएगा? डायपोल एक्सिस पर है, मतलब 2 टाइम्स होगा डाई 2, और P का मतलब जो जिस डायपोल की वजह से कैलकुलेट करो उसका डायपोल मोमेंट, इसका डायपोल मोमेंट कितना है? √2 इंटू P, इस डिवाइडेड बाई क्या करोगे? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इन दोनों से ये r डिस्टेंस पर था तो इसके सेंटर से भी ये कितने डिस्टेंस पर लाई करेगा? r डिस्टेंस पर, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे? r3, ठीक है। दैट मींस ये E वेक्टर का डायरेक्शन निकल गया, और इस E वेक्टर का क्या निकल गया? मैग्नीट्यूड। दैट मींस कहने का मतलब क्या है कि यहां से आप कह सकते हो कि इन दोनों की जगह एक सिंगल वेक्टर यूज किया, उसकी वजह से जो टोटल इंटेंसिटी आएगा वही इन दोनों की वजह से आएगा, कैलकुलेट हो गया। तो वो पॉइंट पर जो टोटल इंटेंसिटी था वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो ये जो इन दोनों क्वेश्चन को बताने के पीछे यही कारण था कि इस तरह का कंसेप्चुअल, ये जो बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और अधिकतर लोग इस पार्ट को जानते भी नहीं है, केवल इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ लेते हैं और रट लेते हैं, लेकिन ये जो कैसे हम लोग अप्लाई करें ये आपको ध्यान में रखना होगा कि दो पर्टिकुलर केस लेके चलना है कि जब भी हम एक डायपोल की वजह से इंटेंसिटी की बात करेंगे तो जिस पॉइंट पर बात करेंगे वो पॉइंट या तो उसके डायपोल एक्सिस पर होना चाहिए, मतलब रिलेटिव टू दैट डायपोल उसके एक्सिस पर होना चाहिए, या उसके इक्वेटोरियल लाइन पर होना चाहिए। तब हम लोग फॉर्मूला जो दो जानते हैं इस दो पर्टिकुलर केस का, वहां पर हम लोग इंटेंसिटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर एक दो सम्स और देखते हैं जिससे ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल बहुत ही कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें पूछा यह है कि 2 चार्जेस ईच ऑफ 5 माइक्रोकूलम बट अपोजिट इन साइन आर प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर अपार्ट। जैसे कहने का मतलब क्या है कि 2 चार्ज पार्टिकल्स ले रहे हैं, एज्यूम करो कि ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? -5 माइक्रोकूलम, और इस लोकेशन पर +5 माइक्रोकूलम को प्लेस किया, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये गिवन है, ये गिवन कितना है? 4 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है।
नेक्स्ट इसके बाद क्या रहा, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कह रहा कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट that is at a distance 4 centimeter, that is at a distance 4 centimeter from the midpoint of the axial line of the dipole। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि इस डाइपोल के मिड पॉइंट से एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं ओ मान लो, जो इससे कितने डिस्टेंस पर लाई कर रहा है 4 सेंटीमीटर पर, और आपसे पूछा है कि इस ओ पॉइंट पर इस डाइपोल की वजह से टोटल इंटेंसिटी कितना आएगा। ठीक है, तो अगर देखो इस यहां पर अगर हम देखेंगे तो एक ही डाइपोल है, और एक डाइपोल की वजह से अगर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करना होगा तो उस पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सिंपल उस पॉइंट को चेक करेंगे कि रिलेटिव टू दैट डाइपोल वो किस तरह प्लेस किया गया है, क्या उसके डाइपोल एक्सिस पर लाई कर रहा है या उसके इक्वेटोरियल प्लेन पर लाई कर रहा है, ये हम लोगों को ध्यान देना होगा। तो हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं कि ये जो पॉइंट ओ है रिलेटिव टू दिस डाइपोल, ये उसके डाइपोल एक्सिस पर लाई कर रहा है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि डाइपोल एक्सिस पर अगर लाई कर रहा है तो आप कह सकते हो कि ये पॉइंट इसके डाइपोल एक्सिस पर लाई कर रहा है, और जैसे इसके डाइपोल एक्सिस पर लाई करेगा दैट मींस हम लोग क्या करेंगे, डाइपोल एक्सिस का जो कंसेप्ट है या फॉर्मूला है डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे, और यहां पर एक ही डाइपोल है तो हम लोगों को कुछ सोचना भी नहीं है। तो आप कह सकते हो कि डायरेक्ट हम लोग इंटेंसिटी यहां निकालने के लिए डाइपोल एक्सिस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इस डाइपोल की वजह से यहां जो इंटेंसिटी आएगा along द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मूवमेंट आएगा, तो ये माइनस चार्ज है प्लस चार्ज है, तो इन दोनों का डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन इधर आएगा प्लस डाइपोल का, इसलिए इंटेंसिटी इस पॉइंट पर इधर आएगा, और ये जो इंटेंसिटी ओ पर जो आएगा इसका मैग्नीट्यूड हम लोग लिख सकते हैं, कितना आएगा बताओ, मैग्नीट्यूड अगर इसका लिखोगे तो कितना आएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं डाइपोल एक्सिस पर 2 टाइम्स ऑफ डाइपोल मूवमेंट P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। R क्या है, सेंटर से, R क्या है भाई, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर, तो यहां SI यूनिट में पुट कर दोगे, P कितना होता है, P का वैल्यू होता है चार्ज इंटू ये वाला डिस्टेंस 4/100 SI में कन्वर्ट कर दिए, चार्ज कितना है 5 माइक्रो कूलम, तो माइक्रो का मतलब क्या होगा 5 × 10⁻⁻⁶ कूलम में लिखना होगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट निकालोगे Q इंटू डिस्टेंस होता है, लेकिन इसको किस में रखना होगा SI यूनिट में, इंटू डिस्टेंस कितना है 4/100 P। अच्छा R कितना गिवन है, यहां से यहां तक R कितना है 4 सेंटीमीटर, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 4/100 मीटर। P का वैल्यू इसमें पुट करो, R का वैल्यू इसमें पुट करो, E0 निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो इस तरह हम लोग इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करना था पहले उस पॉइंट को रिलेटिव टू डाइपोल चेक करेंगे कि उसके डाइपोल एक्सिस पर लाई कर रहा है या उसके इक्वेटोरियल लाइन पर लाई कर रहा है, तो भाई डाइपोल एक्सिस पर लाई कर रहा था इसलिए फॉर्मूला ये वाला यूज कर दिए और आंसर भी आ जाएगा। लेकिन फॉर्मूला अगर आप ये यूज कर दिए और इस सम्स को अगर आप ऐसे बना दिए तो बोर्ड में अगर इस तरह का सम्स आ गया तो वहां अगर 3 नंबर का पूछ दिया तो आपको 0 मिलेगा, और जेईई मेन में भी इस तरह का सम्स दे सकता है, वहां भी आपको टोटल जो मार्क्स आपको मिलेगा वो 0 मिलेगा। कहोगे सर हम लोगों ने तो कहीं गलती नहीं की, ये पॉइंट अगर देखेंगे तो इस डाइपोल के डाइपोल एक्सिस पर लाई कर रहा है, और डाइपोल एक्सिस पर लाई करेगा तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है, अप्लाई करते कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने आप लोगों को बहुत बार रिपीट करके बताया था कि ये जो फॉर्मूला है इट इज ओनली वैलिड फॉर शॉर्ट डाइपोल। ये किसके लिए वैलिड है, शॉर्ट डाइपोल। और शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो है, और जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करना हो, अगर लॉजिकली अगर इसको हम लोग पिक्टोरियली अगर इसको ड्रॉ करें तो डाइपोल का लेंथ कुछ इतना आएगा, ये 12 लेंथ लेते थे और ये 12 लेंथ, और ये जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना है ये इसके सेंटर से जो ये डिस्टेंस आएगा, ये जो डिस्टेंस होगा x इज ग्रेटर देन ए होना चाहिए, तभी हम लोग इसको शॉर्ट डाइपोल कर सकते हैं और तभी ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ये वाला फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर शॉर्ट डाइपोल। भाई ये मैंने आपको बहुत बार रिपीट किया था, और शॉर्ट डाइपोल कहने का मतलब क्या है कि जिस पॉइंट पर आप इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हो वो पॉइंट उस लेंथ ऑफ द डाइपोल से क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होगा, तभी उसको शॉर्ट डाइपोल कर सकते हैं। इस केस में कर सकते हो, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे जिस एग्जाम्पल को हम लोग सोल्व कर रहे हैं
इस एग्जाम्पल में जो डायपोल लिया गया है क्या वो शॉर्ट डायपोल है? तो शॉर्ट डायपोल का एक ही कंडीशन है कि जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है उस पॉइंट का जो एक्स है, मतलब जो डिस्टेंस होगा, वो उस लेंथ ऑफ द डायपोल से बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर मान लो इसको अगर हम x मान लेते हैं और ये वाला डिस्टेंस को अगर 2a मान लेते हैं, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है और जहां इंटेंसिटी निकालना है ये डिस्टेंस सेंटर से कितना है 4 सेंटीमीटर, मतलब x और a लगभग बराबर है क्योंकि दोनों का यूनिट सेम है। अगर ये 4 मीटर होता ना, अगर ये डिस्टेंस अगर 4 मीटर होता है और ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर होता है, अगर लेंथ ऑफ द डायपोल 4 सेंटीमीटर होता है और जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करना होता है अगर वो 4 मीटर होता है, तो डेफिनेटली ये वाला फॉर्मूला आपका सही होता है। लेकिन यहां अगर हम देखेंगे जो लेंथ ऑफ द डायपोल है और जिस डिस्टेंस पर जिस लोकेशन पर आपको उसका इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है उसका जो डिस्टेंस है कंपेयर टू ए बहुत बड़ा नहीं है। आप कह सकते हो अप्रॉक्स ए के, मतलब ए से थोड़ा सा बड़ा है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, या सिंपल इसके लेंथ के क्या है जस्ट इक्वल है। दैट मींस ये जो अरेंजमेंट है इसको इलेक्ट्रिकल डायपोल कहेंगे। ये जो अरेंजमेंट है इस अरेंजमेंट को इलेक्ट्रिकल डायपोल कहेंगे, लेकिन शॉर्ट डायपोल वाला टर्म इसके साथ कभी भी एसोसिएट नहीं कर सकते हैं क्योंकि जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है वो पॉइंट लेंथ ऑफ द डायपोल से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर नहीं है, इसीलिए इसको शॉर्ट डायपोल का टर्म इसके साथ एसोसिएट नहीं कर सकते हैं, इसको सिंपल डायपोल कहेंगे। और जब शॉर्ट डायपोल नहीं होगा तो ये फॉर्मूला भी इसके लिए वैलिड कभी भी नहीं होगा। ये छोटा छोटा जो कंसेप्ट है ना, यही सब कंसेप्ट आपका नीट और जेईई मेन या एडवांस में आपको पूछता है। बस इन्हीं सारे छोटे छोटे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है तो आप किसी भी तरह के सम्स को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, दैट मींस ये तो क्लियर हो गया कि दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ डायपोल, इट इज कॉल्ड अ नॉर्मल डायपोल। और इस डायपोल को कभी भी हम लोग शॉर्ट डायपोल नहीं कर सकते हैं क्योंकि लेंथ ऑफ द डायपोल कह सकते हो इज जस्ट कह सकते हो कि अप्रॉक्स इक्वल्स टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ओ फ्रॉम इट्स सेंटर। इसके सेंटर से जो डिस्टेंस आएगा उसके अप्रॉक्स इक्वल आएगा, इसलिए इसको शॉर्ट डायपोल नहीं ले सकते। दैट मींस ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे। तो बहुत लोग ये गलती करते हैं, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर देते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन, ये फॉर्मूला जब भी यूज करोगे तो इस कंडीशन को, इस डायग्राम को दिमाग में रखना कि ये डायपोल कैसा होना चाहिए, शॉर्ट डायपोल होना चाहिए। मतलब जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी इसकी वजह से फाइंड आउट करना वो पॉइंट उसके कंपेयर ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होना चाहिए, तभी इसको यूज कर सकते हो। जैसे इस केस में नहीं कर सकते हैं। अगर ये 4 सेंटीमीटर की जगह 4 मीटर होता ना तो कोई दिक्कत ही नहीं होता, तब हम ये वाला फॉर्मूला डेफिनेटली यूज कर सकते थे, तब उस डायपोल को शॉर्ट डायपोल ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो तब क्या करेंगे भाई, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि शॉर्ट डायपोल का फॉर्मूला चोरी करके इसके लिए यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके पर्सनालिटी पर सूट नहीं करेगा। अब सोचो एक छोटे आदमी का कपड़ा एक लंबे आदमी पर तो सूट करेगा नहीं, होगा ही नहीं। उसी तरह शॉर्ट डायपोल का फॉर्मूला इसके लिए यूज करोगे इस डायपोल के लिए तो कहीं से भी उचित नहीं है, कहीं से भी सही नहीं है। तब हम लोग क्या करेंगे, लेकिन इंटेंसिटी तो बोला आपको फाइंड आउट करने के लिए, तब कैसे फाइंड आउट करोगे? तब यहां पर सिंपल आप जो नेट इंटेंसिटी फाइंड आउट करने का तरीका है ड्यू टू कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स, पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स, उस कंसेप्ट को यूज करके आप यहां पर इंटेंसिटी निकाल सकते हो। भाई डायपोल का कंसेप्ट यूज नहीं करेंगे, लेकिन ये और ये 2 पॉइंट चार्ज है तो एक एक पॉइंट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी निकालेंगे, फिर इनेट निकालेंगे, हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, तो चलो देखते हैं यहां पर नेट इंटेंसिटी निकालते हैं। तो नेट इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए सिंपल सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंटेंसिटी जो होगा एक इसकी वजह से होगा और इसकी वजह से जो इंटेंसिटी आएगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, तो ये माइनस चार्ज है। और पहले क्या करेंगे, अब सोचो नॉर्मली जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोग सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज पार्टिकल के लिए अप्लाई करते हैं तो वही अप्लाई करना है भाई। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोगों को लोकेट करना होगा जहां इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है वो पॉइंट पर। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, इंटेंसिटी वेक्टर ड्रॉ करना है इसके और इसकी वजह से। तो पहले चार्ज की वजह से देखते हैं, तो इसकी ये नेगेटिव चार्ज है, यहां इंटेंसिटी वेक्टर किधर होगा, तो इंटेंसिटी वेक्टर का डायरेक्शन पता करने के लिए इन केस ऑफ पॉइंट चार्ज हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक +1 चार्ज लेकर आएंगे। तो ये +1 और ये माइनस, तो ये -5 इस +1 को क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा। तो पुल करेगा तो इसकी वजह से जो इंटेंसिटी आएगा इसका डायरेक्शन इधर आएगा, इसको हम लिख देते हैं E-। इसको क्या लिख दिए, E-। मतलब ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अच्छा आप ध्यान से देखो, इसकी वजह से इंटेंसिटी आएगा, इसकी वजह से इंटेंसिटी किधर होगा, ये प्लस,
तो यहाँ इंटेंसिटी का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ +1 चार्ज एज्यूम करो, तो ये जो प्लस चार्ज है इस +1 पर इस डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट करेगा और ये डिस्टेंस कम है, तो कंपेयर टू दिस इंटेंसिटी ये वाला वेक्टर का लेंथ हम ज्यादा दिखाएंगे क्योंकि ये डिस्टेंस कम है, तो इसकी वजह से इंटेंसिटी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। दिस इज कॉल्ड E प्लस। नेक्स्ट क्या करोगे, तो नेट इंटेंसिटी क्या होगा, इन दोनों का वेक्टर एडिशन, इन दोनों का रिजल्टेंट, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O, 8.0 कितना आएगा भाई, ई नेट जो आएगा, ई नेट लिख सकते हैं जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा E प्लस का, माइनस जिसका कम है उससे माइनस कर देंगे। E प्लस कितना होगा, मतलब इसकी वजह से यहां पर इंटेंसिटी E प्लस है, तो इसकी वजह से जो इंटेंसिटी आएगा E प्लस, उसका अमाउंट कितना आएगा, कैसे निकालोगे, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो भाई, पॉइंट चार्ज का Q बाई कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये टोटल 4 है और ये 2 है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये वाला डिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो ये 2 सेंटीमीटर होगा, और यहां से यहाँ 4 है और ये 2 है, तो ये वाला डिस्टेंस हमको चाहिए था, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा 2 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि यहां से यहाँ 4 है ये 2 है, ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 2/100 का स्क्वायर लिख सकते हो। और चार्ज को क्या लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻6, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 9 × 10⁹ लिख सकते हैं इंटू दिस, इतना आ जाएगा, माइनस यहां भी कितना हो जाएगा 9 × 10⁹। चार्ज कितना होगा, इसका चार्ज 5 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा, हम लोगों ने ये डिस्टेंस निकाला था 2 था, लेकिन अब ये वाला डिस्टेंस देखना है, E माइनस का मतलब इसका चार्ज इतना था, या लिख देते हैं यहां पर, ऐसे लिखोगे तो डायरेक्ट क्या लिखोगे भाई Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखेंगे R स्क्वायर, ठीक है, Q मतलब इसका चार्ज कितना हो जाएगा 5 × 10⁻⁻6 SI में कन्वर्ट कर दिए, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हो 9 × 10⁹, और R स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टोटल 4 है और ये 2 है, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6/100 का होल स्क्वायर। अब देखो यहां से अगर कैलकुलेट करोगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कैलकुलेट करके 10⁸ न्यूटन पर कूलम, ये इंटेंसिटी आएगा, ये कैलकुलेट करके चेक कर लेना, ई नेट इतना आएगा, हो गया, ठीक है। तो देखो यहां पर ये डायपोल था, लेकिन शॉर्ट डायपोल का जो फॉर्मूला हम लोगों ने याद करके रखा था, उस शॉर्ट डायपोल के फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट डायपोल की तरफ बिहेव नहीं करेगा, ठीक है। तो ये केस 1 और केस 2 का कंसेप्ट जो था, और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखें कि किस तरह हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 2 केस से रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। अब हम लोग केस 3 पर आते हैं, और इस बार एक डायपोल की वजह से इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, लेकिन इस बार 2 पर्टिकुलर कंडीशन नहीं लेंगे। पहले हम लोग 2 पर्टिकुलर कंडीशन कौन सा लिए थे, एक एक्सियल पॉइंट लिए थे और एक इक्वेटोरियल लाइन लिए थे, दोनों पर इंटेंसिटी फाइंड आउट किए थे। लेकिन अब जो इंटेंसिटी हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो न एक्सियल पॉइंट पर होगा न डायपोल एक्सिस पर होगा, एक जनरल पॉइंट लेते हैं जो उस डायपोल से थीटा एंगल पर होगा, वहां नेट इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग केस 3 को देखते हैं। डायपोल की वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे, तो वहां पर मैंने आपको बताया था उसमें 3 केस आएंगे। पहले केस में हम लोगों ने डायपोल की वजह से उसके डायपोल एक्सिस पर जो इंटेंसिटी वेक्टर होगा उसको हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। सेकेंड केस 2 में हम लोगों ने डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर कोई पॉइंट लाई करेगा तो उसकी वजह से इंटेंसिटी कितना होगा उसको हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। और केस 3 आप देख सकते हो यहां पर हम लोग करके आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट जनरल पॉइंट P, जो जिसका कोऑर्डिनेट r थीटा गिवन है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। कहने का मतलब क्या है कि यहां पर अब हम लोग जो डायपोल ले रहे हैं और उस डायपोल की वजह से अब 2 पर्टिकुलर केस जो हम लोग लिए थे, डायपोल एक्सिस पर कोई पॉइंट लाई कर रहा था, इक्वेटोरियल लाइन पर कोई पॉइंट लाई कर रहा था, वो दोनों कंडीशन को कंसिडर नहीं कर रहे। यहां पर एक ऐसा पॉइंट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, एक ऐसा P पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, ना उसके डायपोल एक्सिस पर लाई करेगा, ना ही उसके इक्वेटोरियल लाइन पर लाई करेगा। ये इन द कह सकते हो कि इन द सराउंडिंग स्पेस ऑफ द डायपोल कोई भी एक पॉइंट P हो सकता है जो उस डायपोल के सेंटर से आप देख सकते हो r डिस्टेंस पर एक P पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है। ये जो पॉइंट है आप देख सकते हो डायपोल एक्सिस पर लाई नहीं कर रहा,
इसके इक्वेटोरियल लाइन पर भी लाई नहीं कर रहा है। कोई भी पॉइंट पी ले लेते हैं और इस पी पॉइंट को जनरल पॉइंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दो पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, ना डायपोल एक्सिस पर लाई कर रहा है, ना इक्वेटोरियल लाइन पर लाई कर रहा है, इसीलिए इसको क्या कर रहे हैं, जनरल पॉइंट कर रहे हैं। और ये जो पॉइंट पी है जहां पर इस डायपोल की वजह से इंटेंसिटी हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ये जो पॉइंट पी है जहां पर इस डायपोल की वजह से इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, उस पी पॉइंट का लोकेशन गिवन है और दो लोकेशन गिवन है। एक लीनियर लोकेशन किसके सेंटर से, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ दिस डायपोल, इस डायपोल के सेंटर से ये r डिस्टेंस पर लोकेटेड है और ये r गिवन है, ये डिस्टेंस r हम लोग को गिवन है। नेक्स्ट और क्या गिवन है कि कह सकते हो कि विद द कह सकते हो एक्सिस ऑफ द डायपोल, इस डायपोल के एक्सिस से कितने एंगल पर ये कह सकते हो ओरिएंटेड है, रिलेटिव टू दिस एक्सिस ऑफ द डायपोल, ये थीटा एंगुलर पोजीशन पर है। ठीक है, ये पॉइंट का जो लोकेशन है, ये एंगुलर लोकेशन कितना है, थीटा है, मतलब उसका लीनियर पोजीशन आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द डायपोल और विथ रिस्पेक्ट टू द कह सकते हो कि एक्सिस ऑफ द डायपोल, ये इसके रिलेटिव, इसके एक्सिस के रिलेटिव थीटा एंगल पर एग्जिस्ट करे पी पॉइंट। ठीक है, दैट मींस r गिवन होगा, थीटा गिवन होगा और जो डायपोल हम लोग ले रहे हैं वो डायपोल भी गिवन होगा। मतलब डायपोल गिवन होने का मतलब उसका डायपोल मोमेंट मान लो p गिवन है। ठीक है, और हम लोगों से पूछा ये है कि इस p पॉइंट पर इस डायपोल की वजह से इंटेंसिटी कितना होगा, और किस इंटेंसिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर कितना होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे कि जो डायग्राम यहां पर दिखाए हैं, इस डायग्राम से ये क्लियर हो रहा है कि ये जो डायपोल है, इस डायपोल को शॉर्ट डायपोल हम कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि रिलेटिव टू दिस लेंथ, ये वाला जो डिस्टेंस है पी पॉइंट का, जहां इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, जहां पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, उस डिस्टेंस के रिलेटिव ये डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ द डायपोल क्या बहुत छोटा है, देन वी कैन ट्रीट दिस डायपोल एज अ शॉर्ट डायपोल क्योंकि लेंथ ऑफ दिस डायपोल इज लेस देन कर सकते हो आर, बहुत ही छोटा होगा, इसलिए इस डायपोल को हम लोग शॉर्ट डायपोल मान सकते हैं। ठीक है, अब ये सवाल आता है कि अब सारा कुछ पता है, आर गिवन है, थीटा गिवन है, उस डायपोल का डायपोल मोमेंट गिवन है और पूछा ये, और उसके बारे में और एक आपको कंपेयर कर दिया कि इसका जो लेंथ है और ये जो आर है, इसके बीच में एक रिलेशन है कि जो लेंथ ऑफ द डायपोल है वो लेस देन आर है, दैट मींस ये शॉर्ट डायपोल है। ये सारे इंफॉर्मेशन गिवन है। अब इन सारे इंफॉर्मेशन को लेकर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एक तो सिंपल सा तरीका है कि भाई इस डायपोल की वजह से यहाँ इंटेंसिटी अगर फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे डायपोल को मान सकते हैं इट इज द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल, और एक पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, फिर इस पॉइंट की वजह से इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे और फिर वेक्टर एडिशन करेंगे तो नेट इंटेंसिटी निकल जाएगा। लेकिन ये मेथड बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि जो इंफॉर्मेशन गिवन है उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जब आप इस चार्ज की वजह से, जब माइनस क्यू की वजह से जब आप यहां पर अगर इंटेंसिटी निकालोगे तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस अननोन है, यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस अननोन है। ये डिस्टेंस भले हम लोग को पता है ए होगा, ये जो सेंटर है और ये जो चार्ज है इसके बीच का डिस्टेंस ए है, और ये सेंटर और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर है। ये दोनों डिस्टेंस पता है, लेकिन ये डिस्टेंस इन दोनों की इंफॉर्मेशन से कैलकुलेट नहीं हुआ क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। और हमको पता है कि ज्योमेट्री जब भी अप्लाई करते हैं, अगर उस डायग्राम में राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है तो कैलकुलेशन बहुत आसान होता है, लेकिन यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा ही नहीं, इसलिए कैलकुलेशन हम लोग के लिए बहुत टफ हो जाएगा। तो इसलिए इस पूरे डायपोल की वजह से अगर इंटेंसिटी यहाँ फाइंड आउट करना हो तो इसको अलग अलग पॉइंट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी वेक्टर निकालकर वेक्टर समेशन करेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होगा। इसलिए वैसा आंसर आएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए अब हम लोग करेंगे क्या कि इस डायपोल की वजह से जो भी इंटेंसिटी वेक्टर हम लोग फाइंड आउट करेंगे उसके लिए थोड़ा सा जो प्रीवियस जो दो रिजल्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, मतलब दो पर्टिकुलर केस लिया था कि डायपोल एक्सिस पर इंटेंसिटी कितना होगा, इक्वेटोरियल लाइन पर कितना होगा, उन दोनों रिजल्ट को यूज करके इस डायपोल की वजह से जनरल पॉइंट पर इंटेंसिटी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल क्या ध्यान रखना है कि हम लोग प्रीवियस रिजल्ट का यूज करके इस डायपोल की वजह से, इस टोटल डायपोल की वजह से यहां इंटेंसिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं क्लियर हुआ? मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो प्रीवियस रिजल्ट हम लोग के पास है कि एक डायपोल की वजह से डायपोल एक्सिस पर जो इंटेंसिटी हम लोग को पता है, उसके इक्वेटोरियल लाइन पर इंटेंसिटी कितना हो ये दोनों पता है, उन दोनों कंसेप्ट को यूज करके हम लोग ये जो जनरल पॉइंट है जो इस डायपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पर है, उस वहां इंटेंसिटी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे अब ध्यान से देखना, ठीक है। हम लोगों को पता है
कि अगर प्रीवियस रिजल्ट को ध्यान में रखते और यहां इंटेंसिटी अगर फाइंड आउट करना होता तो हम लोग क्या करते, हम लोग चेक करते कि ये जो पॉइंट P है रिलेटिव टू दिस डाइपोल क्या इसके एक्सिस पर लाई कर रहा या इसके इक्वेटोरियल लाइन पर लाई कर रहा है, तो भाई इंटेंसिटी यहां निकालना आसान होता। लेकिन ये न इसके एक्सिस पर लाई कर रहा है ये पॉइंट, न इसके इक्वेटोरियल लाइन पर लाई कर रहा। ठीक है, तब हम लोग एक काम करेंगे, यहां पर एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, इसमें चार्ज का कंसेप्ट तो है ही है, लेकिन मेरे ख्याल से जितने भी पार्ट इसका पढ़े हो सब में वेक्टर का यूज है, और वेक्टर की यूज होने की वजह से ये चैप्टर थोड़ा सा आपको टफ लगता है। लेकिन अगर थोड़ा सा जितना कुछ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर वेक्टर के थ्रू समझोगे तो आप कह सकते हो कि थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, लेकिन ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, हम लोग करेंगे क्या कि ये जो डायपोल है, इस डायपोल को पहले इसको डायपोल मोमेंट से रिप्लेस करते हैं। अगर एक डायपोल को अगर डायपोल मोमेंट से रिप्लेस कर दोगे तो इसका पी वेक्टर इधर आएगा। पी वेक्टर का डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। पी वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे आएगा, तो पी वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे आएगा, तो पी वेक्टर ऐसे आएगा और ये पॉइंट ऐसे लाई कर रहा है। हम लोग क्या करेंगे कि अगर उस पी वेक्टर को दो पार्ट में रिजॉल्व कर देंगे, एक डायपोल को हम दो पार्ट में, दो डायपोल में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन जो कन्वर्जन करेंगे जैसे तैसे दो डायपोल में, क्योंकि आपको कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पढ़े हो, तो अगर एक डायपोल मोमेंट इधर है, करेंगे क्या कि उस डायपोल को एक कंपोनेंट इस लाइन के लोग निकालेंगे और एक कंपोनेंट इस लाइन के लोग निकालेंगे। अभी ये स्टेटमेंट आपको बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होगा, इसके लिए मैं करता क्या हूं कि यहां पर इस डायपोल को रिप्लेस कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू, कह सकते हो कि आप कह सकते हो विथ इट्स डायपोल मोमेंट वेक्टर। तो ये जो सिचुएशन कुछ आएगा हम लोगों का, ऐसा कुछ आएगा। अगर ध्यान से देखो, एक डायपोल मोमेंट वेक्टर हम ड्रॉ कर दिए, देख सकते हो ये एक्चुअली शॉर्ट डायपोल ही है, और इसको मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये पी वेक्टर आ गया हम लोगों का। ठीक है, और ये पी वेक्टर हम लोगों का आ गया। ठीक है, मतलब ये जो अरेंजमेंट है इसको इसके डायपोल मोमेंट से रिप्लेस कर दिए। अब देखो उस पी पॉइंट का लोकेशन कहां पर है भाई, तो अगर उस पी पॉइंट का लोकेशन देखें, इसके सेंटर से ऐसे कुछ लाई कर रहा है, इसके सेंटर से कह सकते हो यहां कहीं लाई कर रहा, और ये एग्जैक्टली इस तरह कुछ है, और ये जो एंगल आएगा, इस एंगल को हम कह रहे हैं थीटा। ये जो डिस्टेंस है कितना है, आर है, और ये जो पॉइंट कौन से पी ले लेते हैं, यहां इंटेंसिटी चाहिए था। अब सोचो क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, इस डायपोल को इसके डायपोल मोमेंट से रिप्लेस करने से बेनिफिट क्या हुआ, हम इसकी वजह से वहां पर इंटेंसिटी तो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा मेहनत हम करें, एक मेहनत ये करना होगा कि इस डायपोल को, मतलब दिस डायपोल कैन बी रिप्लेस्ड बाय टू डायपोल्स, और कह सकते हो रिप्लेस्ड बाय इट्स कंपोनेंट्स। हम लोग करते क्या है कि ये जो डायपोल मोमेंट वेक्टर है, ये जो वेक्टर ऐसे डायरेक्टेड है, इस वेक्टर को हम लोग दो कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। एक कंपोनेंट हम कैसे ब्रेक करते हैं, तो देखो इसको ये वाला एक एक्सिस लेते हैं, इसको एक्सटेंड कर देते हैं और इसको एक एक्सिस बना देते हैं। इस लाइन को हम एक्सटेंड कर दिए इस तरह, इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, इस लाइन को इस तरह एक्सटेंड कर दिए। ठीक है, जैसे इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो अब ध्यान से देखो, ये वाला अगर मान लो एक एक्सिस ऐसे ले ली, और एक एक्सिस हम करते क्या है, ठीक इसके परपेंडिकुलर, इसके ठीक परपेंडिकुलर एक लाइन और ड्रॉ करते हैं, और ये जो लाइन है हम लोग का, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन और ड्रॉ कर दी। ठीक है, मतलब ये सिंपल सा कह सकते हो कि एक लाइन जो कह सकते हो कि ये लाइन ऐसे ले ली और एक लाइन ऐसे ले ली। ठीक है, हम लोग कहेंगे कि ये एक्चुअली सेंटर से कह सकते हो कि इसको बोलेंगे इस तरह डायरेक्टेड है। ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं ये वाला एक लाइन है और ये लाइन ऐसे है। ठीक है, अब करेंगे क्या, इस डायपोल को दो पार्ट में ब्रेक करना था। कैसे ब्रेक करना था, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करने का तरीका क्या है,
एक जैसे सिंपल सोचो ना, एक P वेक्टर अगर ऐसे होता, ये x एक्सिस होता, ये y एक्सिस होता, तो इस P वेक्टर का एक कंपोनेंट इधर होता x के अलावा, ये एंगल थीटा होता, तो P cos थीटा होता, और एक कंपोनेंट इधर आता है, दिस इज कॉल्ड P sin थीटा होता। तो P वेक्टर को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिए। इसी तरह ये वाला जो P वेक्टर है, जो हम लोग का ओरिजिनल वेक्टर था या डायपोल था, उसको हम लोग दो कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। कंपोनेंट इस लाइन के लॉन्ग होगा और एक कंपोनेंट इस लाइन के लॉन्ग होगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक कंपोनेंट इस लाइन के लॉन्ग आएगा, एक कंपोनेंट इस लाइन के लॉन्ग आएगा, इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इस एक्सिस पर इसका कंपोनेंट निकालते हैं, क्योंकि जिधर थीटा होगा उधर कॉस थीटा कंपोनेंट होगा। तो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आपको पता है, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोजेक्शन ले लेंगे। इसका हेड का प्रोजेक्शन आप कह सकते हो यहां कहीं आएगा, और इसका टेल का प्रोजेक्शन इस लाइन पर ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, प्रोजेक्शन का मतलब रे ऑफ लाइट ऐसे डालोगे। कंपोनेंट निकालने का तरीका क्या है, इसके हेड से परपेंडिकुलर एक्सिस पर एक पॉइंट डाल दो, तो और इसके टेल से यहां एक डाल दो, तो ये वाला जो लेंथ आएगा, हेड का प्रोजेक्शन यहाँ हेड ही मिलेगा और टेल का प्रोजेक्शन यहाँ टेल मिलेगा, और ये कुछ इस तरह कह सकते हो एक एरो हम लोगों को मिलेगा, इस तरह का एरो मिलेगा। ठीक है, ये एरो हम लोगों को मिल गया। ठीक है, तो ये जो एरो आएगा, इस एरो को हम लोग कहेंगे, ये जो वेक्टर है इसका एक कंपोनेंट इस लाइन के लोग निकल गया, एंड दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड P cos थीटा। अगर ये वाला P है तो इस लाइन के लोग इसका जो कंपोनेंट आएगा, दिस इज कॉल्ड P cos थीटा। ठीक है, अब देखो, या इसको यहां लिख देते हैं तो सही रहेगा। ये जो कंपोनेंट है इसको हम लोग कहेंगे P cos थीटा। इसका एक कंपोनेंट और आएगा भाई, कौन कौन सा आएगा, तो एक कंपोनेंट इस लाइन के लोग, इसको मान लो हम x एक्सिस मान लेते हैं। इस लाइन को अगर हम x मान लेते हैं, तो ये वाला जो लाइन होगा, ये कौन सा होगा, y एक्सिस होगा। तो ये डायपोल है, इसको अगर हम y एक्सिस मान लेते हैं, आपके इसको y मान लिए, इसको x मान लिए, तो इस वेक्टर का जिधर थीटा फॉर्म होगा उधर P cos थीटा एक कंपोनेंट आ गया। ये ओरिजिनल कितना था, P था, इसका डायपोल मोमेंट कितना था, P था। अच्छा, एक कंपोनेंट इस एक्सिस पर होगा, इस एक्सिस पर कंपोनेंट कैसे निकालोगे, तो इसके हेड से ठीक एक परपेंडिकुलर लाइन इस पर डाल दो, एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे हम डाल देंगे। ठीक है, इसके हेड से जैसे ये परपेंडिकुलर लाइन डालोगे, और इसके टेल से इसी लाइन पर एक परपेंडिकुलर ऐसे डाल देते हैं। ठीक है, और यहां से एक एरो ऐसे बना, ये जो एरो है ये एक और कंपोनेंट आ गया, और इस कंपोनेंट को हम लोग कहेंगे, दिस इज कॉल्ड P sin थीटा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, P sin थीटा। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो दो एक ही वेक्टर को, एक ही डायपोल को हम लोगों ने दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया। इसको y एक्सिस मान लो, इसको x एक्सिस मान लेते हैं, तो इस वेक्टर, इसको ओरिजिन मान लो, तो ये वेक्टर ऐसे है, इसका एक कंपोनेंट P cos थीटा आएगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, P sin थीटा आएगा। तो जैसे ही एक वेक्टर को दो कंपोनेंट में ब्रेक करते हो, दैट मींस उस वेक्टर को रिप्लेस कर सकते हो कि टू इंडिविजुअल वेक्टर्स। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है कि एक वेक्टर को हम लोग दो डायपोल से रिप्लेस कर रहे हैं, एक डायपोल को या एक डायपोल मोमेंट को हम लोग दो डायपोल मोमेंट वेक्टर से रिप्लेस कर रहे हैं। दैट मींस इस वाले डायपोल को हम लोग, इस डायपोल की जगह हम लोगों को दो डायपोल मिल गया, एक ये वाला, एक ये वाला। अब इस रेड वाले डायपोल से जो ओरिजिनल डायपोल था हम लोग का, उसको भूल जाएंगे, क्योंकि इसको हम लोगों ने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। अब जैसे दो पार्ट में ब्रेक किया, इन दोनों पार्ट से हमको मतलब है, इससे मतलब है और इससे मतलब है। अच्छा, ब्रेक करने से फायदा क्या हुआ, ब्रेक करने से यह फायदा हुआ कि जो प्रीवियस रिजल्ट था उसको अब हम लोग यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हो, अगर आप ध्यान से देखो, ये एक एरो हम लोग को मिल गया P cos थीटा, P sin थीटा, बस इन्हीं दो चीजों पर फोकस रखो। इस रेड वाले से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। तो आप कह सकते हो कि यहां पर जो इंटेंसिटी आएगा, एक इसके वजह से आएगा और एक इसके वजह से आएगा, और इन दोनों की वजह से जो टोटल इंटेंसिटी का वेक्टर समेशन आएगा वही इस डायपोल की वजह से आएगा। हम कर क्या रहे थे कि एक डायपोल से जो इंटेंसिटी निकालना चाह रहे थे, निकल नहीं पा रहा था, क्योंकि प्रीवियस कंसेप्ट को यूज नहीं कर पा रहे थे। तो इसके लिए हम लोग ने यूज करने के लिए एक डायपोल को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, और जैसे ही दो पार्ट में ब्रेक किया तो ओरिजिनल डायपोल जो रेड कलर का था उसको हम लोग भूल जाएंगे, और एक डायपोल ये वाला मिलेगा, एक डायपोल ये मिलेगा। अब ये दोनों डायपोल इस P पॉइंट पर क्या करेगा, इंटेंसिटी सेट करेगा, और जो भी इंटेंसिटी सेट करेगा उसका जो रिजल्टेंट आएगा वही रिजल्टेंट इस रेड वाले की वजह से होगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अब सिंपल एक वेक्टर को भूल जाएंगे, रेड वाले वेक्टर को, मतलब ओरिजिनल डायपोल को भूल जाएंगे। अब हम लोगों के पास दो कंपोनेंट मिल गया, दो डायपोल मिल गया, उनकी वजह से नेट इंटेंसिटी निकालते हैं, और वही हम लोगों का
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है, अब इसको हम कुछ देर के लिए भूल जाते हैं, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसको एक लाइन से ऐसे दिखा देते हैं कि ओरिजिनल ऐसे हम लोगों का था। ठीक है, मतलब दो डायपोल मिल गया, ये एंगल कितना है भाई, थीटा है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, अब P पॉइंट पर टोटल इंटेंसिटी क्या होगा, इस डायपोल की वजह से और इस डायपोल की वजह से। कैसे निकालते हो, कुछ सम्स आपने किया था, दो डायपोल की वजह से इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं। पहले की वजह से इंटेंसिटी वेक्टर ड्रॉ करेंगे। पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को लोकेट करेंगे कि किस पॉइंट पर इंटेंसिटी चाहिए, तो हमको P पॉइंट पर चाहिए। अगला स्टेप क्या था, जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी चाहिए होता है उस पॉइंट पर उसके सराउंडिंग स्पेस में जितने भी डायपोल्स होंगे सबकी वजह से इंटेंसिटी वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। यहां पर कितने डायपोल्स हैं, दो हैं, एक इसकी वजह से इंटेंसिटी वेक्टर को ड्रॉ करेंगे और एक इसकी वजह से ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे और फाइनली हम लोग वेक्टर एडिशन यूज करेंगे, तो वहां से नेट इंटेंसिटी निकल जाएगा भाई, सिंपल सा है। तो सबसे पहले लोकेट करना था, लोकेट कर दिया, इसके बाद इन दोनों डायपोल की वजह से इंटेंसिटी वेक्टर को ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करोगे, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, इस डायपोल की वजह से, पहले डायपोल से यहां इंटेंसिटी का डायरेक्शन देखते हैं, तो ये इसकी वजह से इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, तो अगर हम ध्यान से देखिए तो ये जो डायपोल है, इस डायपोल के लिए तो यहां इंटेंसिटी का डायरेक्शन तभी पता चलेगा जब ये पता चलेगा कि ये जो पॉइंट P है रिलेटिव टू दिस डायपोल वो कैसे प्लेस किया गया है, क्या उसके डायपोल एक्सिस पर लाई कर रहा है या उसके इक्वेटोरियल लाइन पर लाई कर रहा है। तो कह सकते हो ये जो P पॉइंट है रिलेटिव टू दिस डायपोल उसके एक्सिस पर लाई कर रहा है। दैट मींस हमको पता है कि एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट लाई करेगा तो क्या होगा, वहां जो इंटेंसिटी वेक्टर ये जो डायपोल सेट करेगा उसका डायरेक्शन और इसके डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या आएगा, एकदम एग्जैक्ट सेम डायरेक्शन में आएगा। दैट मींस ये वाला जो P cos थीटा है यहां एक इंटेंसिटी वेक्टर सेट करेगा और उसका डायरेक्शन इस P वेक्टर के डायरेक्शन में आएगा। मतलब इस पॉइंट पर P पॉइंट पर एक एरो ऐसे सेट कर देंगे और ये जो एरो है दिस इज कॉल्ड, इसी को लिखेंगे E और लिख देते हैं P cos थीटा, छोटा सा लिख दिया। ठीक है, और E P cos थीटा लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा अब ध्यान से देखो, ये इसकी वजह से इधर एक इंटेंसिटी आएगा, इसको लिख दिए, ऐसे कुछ आएगा और इसको ड्रॉ कर देते हैं इस तरह कुछ, एंड दिस इज कॉल्ड E P cos थीटा। ठीक है, इसके बाद ये बताओ P पॉइंट पर इंटेंसिटी पहले की वजह से ड्रॉ कर लिए, लेकिन एक ही डायपोल है और एक डायपोल है और सेकेंड डायपोल ये वाला, इसकी वजह से इंटेंसिटी देखते हैं तो ये जो पॉइंट है इसके रिलेटिव कैसे लाई कर रहा है। तो दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो उसके डायपोल एक्सिस पर होगा नहीं तो इक्वेटोरियल लाइन पर। तो डायपोल ऐसे है और ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दैट मींस इस डायपोल के लिए ये जो लाइन है ये लाइन इक्वेटोरियल लाइन होगा और यहां इंटेंसिटी क्या होगा, डायपोल मोमेंट वेक्टर के जस्ट अपोजिट। इसकी वजह से जो इंटेंसिटी वेक्टर होगा कहां होगा, इसकी वजह से जो इंटेंसिटी वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस P वेक्टर के जस्ट अपोजिट होगा। इसकी वजह से जो इंटेंसिटी वेक्टर होगा इस P वेक्टर के जस्ट क्या होगा, अपोजिट होगा और इसके पैरेलल होगा। दैट मींस कहने का मतलब क्या है कि उस पॉइंट पर अगर हम इंटेंसिटी देखें तो एक इस तरह कुछ आएगा जो इसके पैरेलल होगा, ऐसे पैरेलल ड्रॉ कर दिए, और इसके अपोजिट होगा। क्लियर, और इसका एक नाम दे देते हैं, अगर ध्यान से देखोगे तो मेरे ख्याल से पैरेलल है, इसका नाम दे दिए E P sin थीटा नाम दे दिए। ठीक है, ये सफिक्स है, ठीक है, E P sin थीटा। ठीक है, ये सफिक्स है दोनों, ये ध्यान रखना। ठीक है, छोटा सा इसीलिए लिखे हैं। तो एक तो कह सकते हो पहला डायपोल इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी सेट किया, सेकेंड डायपोल इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी सेट किया। अब हमको क्या चाहिए था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए था। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, किस कौन कौन सा, E P cos थीटा एंड E P sin थीटा का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर, हियर क्या आ जाएगा, E P पहले वेक्टर में से जो इंटेंसिटी वेक्टर सेट है उसका मैग्नीट्यूड हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ये कितना आएगा भाई, तो पहले चेक करना होगा कि वो डायपोल एक्सिस पर लाई कर रहा है या इक्वेटोरियल लाइन पर। तो हम लोग कहेंगे भाई डायपोल एक्सिस पर लाई कर रहा है, क्योंकि ये वेक्टर इधर है, डायपोल ऐसे, ये इसका एक्सिस है उस पर लाई कर रहा है, ये पॉइंट P। तो यहां जो भी इंटेंसिटी आएगा, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ। डायपोल एक्सिस पर मतलब 2, मतलब डाई आएगा, इनटू डायपोल मोमेंट ऑफ दिस डायपोल। तो ये जो डायपोल है इसका डायपोल मोमेंट कितना है, P cos थीटा है। तो डायरेक्ट लिखेंगे P cos थीटा डिवाइडेड बाई, क्या करोगे, फिर ये वाला डिस्टेंस कितना है R, ये तो गिवन था, तो इसको लिख सकते हैं 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट और एक वेक्टर था ई पी साइन थीटा, तो ये ई पी साइन थीटा, इस ये वाला इंटेंसिटी किसकी वजह से, इस डायपोल की वजह से यहां पर आ रहा, इसकी वजह से देखेंगे तो ये क्या होता है पी साइन थीटा, मतलब जो डायपोल लिए हैं इस डायपोल का डायपोल मोमेंट कितना है भाई, पी साइन थीटा है, डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो ई पी कॉस थीटा निकल गया और ई पी साइन थीटा निकल गया। अब क्या चाहिए था, इन दोनों को रिलेट नहीं कर सकते, थीटा आ गया। ठीक है, खैर वो थर्ड स्टेप कंप्लीट। फोर्थ स्टेप क्या था, जैसे ये दोनों निकल गया, अब ई नेट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या, डायरेक्ट आर इक्वल टू 2 ई कॉस थीटा बाई 2 ये अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है भाई, ये और ये मैग्नीट्यूड सेम नहीं आ रहा। तब यहां वेक्टर का कंसेप्ट यूज करना होगा, और वेक्टर का जनरल कंसेप्ट क्या है कि आर रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट मतलब जो नेट इंटेंसिटी आएगा कहां पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो नेट इंटेंसिटी जो आएगा ई, उसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, वो फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उसको यूज करेंगे। तो यहां पर डायरेक्ट लिखेंगे ई पी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2 ई पी कॉस थीटा ई पी साइन थीटा इंटू क्या लिखेंगे कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री, दोनों वेक्टर के, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये भाई डायपोल एक्सिस है और इक्वेटोरियल लाइन है, तो ये डायपोल एक्सिस और इक्वेटोरियल लाइन एक दूसरे के क्या होता है परपेंडिकुलर, इसलिए इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। अब ध्यान से देखो, यहां से अगर इसको कैलकुलेट करोगे नेट इंटेंसिटी, ये कितना आएगा ई पी कॉस थीटा का स्क्वायर, ये सफिक्स है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये केवल रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज कर रहे हैं, और यहां से आ जाएगा ई पी साइन थीटा का स्क्वायर, और ये तो जीरो आ जाएगा भाई, क्योंकि ये cos 90 कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, दैट मीन्स यहां से कह सकते हो ये कितना आएगा ई पी कॉस थीटा का स्क्वायर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड हम लोगों ने निकाला कितना है, इतना 2p cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, इसका स्क्वायर प्लस ई पी साइन थीटा का स्क्वायर, मतलब p साइन थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, इसका स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो जो कॉमन है उसको बाहर ले लेते हैं। कॉमन देखोगे तो p है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब दोनों में है, तो यहां से बाहर लोगे तो ये p स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का स्क्वायर, ये स्क्वायर बाहर आएगा, तो स्क्वायर ये p स्क्वायर बाहर आएगा तो p हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का स्क्वायर बाहर आएगा, रूट के बाहर आएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखो अंदर क्या बचेगा, इस रूट के अंदर पहले से ये p निकल गया, ये टर्म निकल गया, तो 2 cos थीटा बच गया, 2 cos थीटा का स्क्वायर, तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहां ओनली साइन थीटा बचेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां से लिख सकते हो p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और ये कितना आ जाएगा, इसको 3 cos स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, और एक इसका cos स्क्वायर थीटा उसके साथ लिख देते हैं, एक cos स्क्वायर थीटा इसके साथ लिख दिए। अब देखो ये कितना आ जाएगा p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो 3 cos स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो ये रिजल्ट निकल गया, ये क्या निकल गया, टोटल इंटेंसिटी निकल गया, E किसकी वजह से निकल गया, इन दोनों की वजह से, और ये फॉर्मूला आ गया E का। ये जो फॉर्मूला है इन दोनों, मतलब इस डायपोल और इस डायपोल की वजह से जो टोटल इंटेंसिटी आएगा, मतलब इन दोनों का वेक्टर समेशन का जो नेट इंटेंसिटी आएगा p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, रूट कितना हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो गया 1 आ गया। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड निकल गया। लेकिन ये जो इंटेंसिटी आएगा स्केलर तो है नहीं, वेक्टर है, वेक्टर होगा तो इसका डायरेक्शन भी होगा, डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका इस नेट इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड निकला है, इस नेट इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो ये डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे, तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए सिंपल क्या करोगे, यहां पर आ जाते हैं, और डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर सकते हैं। यहां पर ई वेक्टर इन दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि बाइसेक्ट कब करता है, जब इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम हो, लेकिन इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो बाइसेक्ट करेगा ही नहीं। तब वहां पर आपके पास एक ही लास्ट ऑप्शन बच जाता है कि
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग आप रिजल्टेंट का डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो एक पैरेललोग्राम फॉर्म करते हैं, तो ऐसे इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो और फिर इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, ड्रॉ कर दिए इस तरह। नेक्स्ट इसके बाद क्या करोगे, जैसे ही इन दोनों के पैरेलल लाइन आपने ड्रॉ किया तो रिजल्टेंट क्या होगा, इस तरह कुछ आएगा, डायगोनल होगा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरह का एक डायगोनल होगा और ये डायरेक्शन हो गया और यही क्या है, ई नेट है, ई। देख लो क्लियर। हम लोगों ने क्या किया, नेट इंटेंसिटी का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, तो उसके ओरिजिन से, मतलब उसके जो कॉमन पॉइंट है दोनों वेक्टर का, उससे जो डायगोनल ड्रॉ करेंगे वो डायगोनल ही रिजल्टेंट इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो उसको हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, लेकिन उसका डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिलेटिव टू दिस वेक्टर ई पी कॉस थीटा, इस एंगल को अल्फा मान लेते हैं, दिस एंगल इज कॉल्ड अल्फा। रिलेटिव टू दिस डायरेक्शन, इस एंगल को हम लोग क्या मान लिए, अल्फा मान लिए, ठीक है। तो अल्फा अगर निकल जाएगा तो ई का डायरेक्शन निकल जाएगा, क्योंकि ई पी कॉस थीटा का डायरेक्शन पता है, तो इसको रेफरेंस डायरेक्शन मान लेते हैं। ई पी कॉस थीटा को एक रेफरेंस वेक्टर मान लेते हैं, रेफरेंस डायरेक्शन मान लेते हैं। और रिलेटिव टू दिस रेफरेंस डायरेक्शन, ये जो रिजल्टेंट ई है वो कितने एंगल पर लाई करा भाई, अल्फा एंगल पर। तो क्या ई का डायरेक्शन निकल जाएगा, तो किस फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे, तो ऐसे कह सकते हैं कि डायरेक्शन के लिए tan अल्फा जो फॉर्मूला होता है डायरेक्शन के लिए, tan अल्फा इक्वल टू क्या लिखोगे, याद होगा आपको 20, डायरेक्ट आप पॉइंट वहीं से निकाल सकते हो यार, इतना कुछ नहीं करना, फॉर्मूला यूज नहीं करना, डायरेक्ट देखो ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा, क्योंकि ये टोटल 90 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो हम अल्फा निकालना होगा तो डायरेक्ट इस राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। तो ये वाला ई पी कॉस थीटा है, ये लेंथ ई पी साइन थीटा है, तो ये लेंथ भी कितना होगा, ई पी साइन थीटा। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये अगर ई पी साइन थीटा होगा तो ये लेंथ भी कितना होगा, ई पी साइन थीटा, और ये लेंथ कितना, ई पी कॉस थीटा। तो अल्फा, हमको अल्फा चाहिए था, तो अल्फा उस राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना होगा, मतलब ये वाला लेंथ कितना होगा, ई पी साइन थीटा होगा। तो ई पी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ये वाला बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस कितना हो जाएगा, ई पी कॉस थीटा, ठीक है। दैट मींस कहने का मतलब क्या होगा, यहां से कैलकुलेट करोगे, ई पी साइन थीटा हम लोगों ने निकाला था, कितना आया था, वहां से लिख सकते हो पी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब लिख सकते हैं। और फिर क्या आ जाएगा, फिर वहां से कह सकते हो कि ये डिवाइडेड बाई, फिर ये कितना आ जाएगा, ई पी कॉस थीटा का वैल्यू 2 पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। और यहां से देख सकते हो ये टर्म कैंसिल, पी पी कैंसिल, तो क्या बचेगा, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बच जाएगा। देयरफॉर tan अल्फा इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू tan थीटा, क्योंकि 1/2 ले लिए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1/2 tan थीटा, ठीक है। अच्छा ये ध्यान से देखो, ये जो रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो ये किसका रिलेशन है, डायरेक्शन का, ठीक है। और ये क्या है, इसका ही मैग्नीट्यूड का, ठीक है। दैट मीन्स कहने का मतलब कि ये जो डायपोल के साथ जो जिस एंगल थीटा पर था वाला पॉइंट, फिर इसी डायरेक्शन से फिर अल्फा एंगल, तो अल्फा और थीटा के बीच का रिलेशन क्या आ गया, tan अल्फा इक्वल टू 1/2 tan थीटा। ये रिजल्ट भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दैट मीन्स हम लोगों ने नेट इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लिया, किसकी वजह से, डायपोल की वजह से। इस डायपोल की वजह से यहां जो टोटल इंटेंसिटी आएगा उसका मैग्नीट्यूड इतना आएगा, और उसका डायरेक्शन किधर आएगा भाई, डायरेक्शन का रिजल्ट अल्फा बताएगा, और अल्फा और जो थीटा है, जिस एंगल थीटा पर वो था, उन दोनों का रिजल्ट इतना आएगा, ठीक है। फाइनली अगर हम यहां पर ड्रॉ करें, वो तो हम लोगों ने कैलकुलेट करने का तरीका था, तो फाइनली अगर इस पी पॉइंट पर टोटल इंटेंसिटी दिखाओगे तो टोटल इंटेंसिटी कितना होगा, तो ऐसा आप दिखा सकते हो, ये थीटा एंगल है, तो इस पॉइंट पर जो टोटल इंटेंसिटी आएगा, ये लाइन को एक्सटेंड कर दिए और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, कंपोनेंट को नहीं दिखा रहे हैं, डायरेक्ट टोटल इंटेंसिटी को ड्रॉ कर रहे हैं। तो टोटल इंटेंसिटी कुछ इस तरह आएगा, और ये टोटल इंटेंसिटी इस तरह आएगा, और इस लाइन से एंगल कितना बनाएगा, अल्फा। ये टोटल इंटेंसिटी ई है, एंगल कितना बनाएगा, अल्फा। मतलब ये जो डायपोल है, इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी वेक्टर सेट करेगा वो ना डायपोल एक्सिस के अलोंग होगा, न इक्वेटोरियल लाइन के अलोंग होगा, वो जब भी होगा तो वो अल्फा एंगल पर होगा, किससे, डायपोल एक्सिस से। डायपोल एक्सिस से कितने एंगल पर होगा,
मतलब इसके डायपोल एक्सिस पर नहीं, भले ये जो लाइन है इस लाइन के अलॉन्ग कह सकते हो, इस लाइन से अल्फा एंगल पर होगा जो ई वेक्टर होगा, ठीक है। और ये सेंस याद रखना, ई वेक्टर जो है इस लाइन से अल्फा एंगल पर है, लेकिन किस सेंस में भाई, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है। इसको अल्फा, अच्छा आपके सिंप्लिसिटी के लिए इस लाइन को हम रेडियल लाइन कर देते हैं। रेडियल लाइन, क्यों रेडियल लाइन हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो ये सेंटर है और सेंटर से जो भी लाइन जाता है वो क्या होता है, रेडियस होता है। तो रेडियल लाइन से ये कितना एंगल पर होगा, अल्फा एंगल पर। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर एक डायपोल है और जनरल पॉइंट अगर पी लेते हैं जो उसका लाइन थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये डायपोल वहां जो इंटेंसिटी सेट करेगा वो रेडियल लाइन से अल्फा एंगल पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, कुछ समझ आप देखोगे जहां पर इस रिजल्ट का बहुत काम आएगा, ठीक है। तो यहां पर आप एक शॉर्ट नोट ऐसे लिख सकते हो कि हियर क्या लिखोगे, जो हम लोगों का E इज एट एन एंगल अल्फा with respect to radial line in एंटी क्लॉकवाइज सेंस। इस वाले लाइन को याद रखना, मतलब E नेट इंटेंसिटी क्या होगा, इस रेडियल लाइन से अल्फा एंगल पर होगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और ये जो है रेडियल लाइन इस डायपोल के एक्सिस से कितना पर है, थीटा एंगल पर है। और ये भी कंसेप्ट याद रखना, एंड रेडियल लाइन is at an angle theta with respect to dipole axis in anti-clockwise sense। ये दो कंसेप्ट आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। कि पहला कि जो डायपोल एक्सिस से थीटा एंगल पर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रेडियल लाइन होगा, और रेडियल लाइन से फिर अल्फा एंगल पर क्या होगा, ई होगा। ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है। और ई का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ई का मैग्नीट्यूड P बाई 4πε0 r क्यूब √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। और यहां से देख सकते हो कि उसका डायरेक्शन, जो E का डायरेक्शन है tan अल्फा और थीटा, मतलब ये जो थीटा है ये डायपोल एक्सिस से रेडियल लाइन थीटा एंगल बना रहा था, और ये अल्फा कौन बना रहा, रेडियल लाइन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कौन बना रहा। इस एक्सप्रेशन को ध्यान रखोगे, उस डायग्राम को याद रखना और इस रिलेशन को याद रखना है। इस रिलेशन से बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है कि ये जो थीटा है, थीटा क्या है, उस रेडियल लाइन का डायपोल एक्सिस से एंगल है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अल्फा क्या है, फिर फर्दर इस रेडियल लाइन से अल्फा एंगल पर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में क्या होगा, नेट इंटेंसिटी वेक्टर होगा ड्यू टू दिस डायपोल, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला था इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये जो कंसेप्ट है किसका, कि डायपोल की वजह से उसके एक जनरल पॉइंट P पर टोटल इंटेंसिटी कितना आएगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। क्लियर, तो मेरे ख्याल से ये ध्यान में रखोगे तो केस 3 भी कंप्लीट हो गया। जनरल पॉइंट पर टोटल इंटेंसिटी हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक दो सम्स हम लोग देखते हैं कि ये जो अभी जितना कुछ पढ़े हो ना उसका कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पहला एग्जाम्पल, और पहला एग्जाम्पल ही काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है और इस तरह के सम्स को नीट और जेईई में बहुत बार पूछा जा चुका है। इसमें यह पूछा कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P वेक्टर इज प्लेस्ड एट ओरिजिन अलोंग द एक्स एक्सिस। कह रहा है कि एक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट वेक्टर कितना है, P वेक्टर है, और उसको कहाँ रखा गया, ओरिजिन पर रखा गया, ठीक है। तो अब और कह रहा है कि फाइंड द एंगल मेड बाय द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। कह रहा है कि पॉइंट हम लोग लेते हैं और ये कोई भी एक पॉइंट ले लो, और ये पॉइंट जो है इसके सेंटर से मतलब डायपोल एक्सिस से थीटा एंगल पर ओरिएंटेड है, ठीक है। कह रहा है कि एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो पॉइंट ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा ड्यू टू दिस डायपोल वो पैरेलल टू पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा। ये पॉजिटिव वाई, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इस डायरेक्शन को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर होगा वो पैरेलल टू पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा। तो ये थीटा हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो थोड़ा सा इसके बेसिक कंसेप्ट पर हम लोग जाते हैं। और ये बेसिक कंसेप्ट क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेसिक कंसेप्ट कुछ ऐसा हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला सिचुएशन, इसको हम लोग एक्स एक्सिस ले रहे हैं, ये वाला जो एक्सिस है इसको हम लोग एक्स एक्सिस ले रहे हैं, और ये वाला जो एक्सिस है इसको वाई एक्सिस ले रहे हैं, ठीक है। और एक डायपोल को यहां प्लेस कर रहे हैं
और ये जो डायपोल है आप देख सकते हो कि इसको ऐसे प्लेस किया गया और एक शॉर्ट डायपोल है, ठीक है। एक शॉर्ट डायपोल को हम लोगों ने यहां प्लेस किया, ठीक है। और हम लोगों को पता है कि ये इसका सेंटर है और इसका सेंटर ओरिजिन पर है। तो आप ध्यान देना कि इसके सेंटर से अगर कोई भी एक पॉइंट हम कंसिडर करते हैं और ये पॉइंट अगर हम लोगों का कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है जो डायपोल एक्सिस और इक्वेटोरियल लाइन पर लाई नहीं करे, एक जनरल कंडीशन ले लेते हैं, तो ये पॉइंट अगर आप ध्यान से देखोगे यहां कहीं लाई करेगा, तो इस पॉइंट पर जो टोटल इंटेंसिटी वेक्टर आएगा वो इंटेंसिटी वेक्टर क्या होता है, इस लाइन को हम रेडियल लाइन कहते हैं। ये वाला एंगल हम लोग का थीटा है एंड दिस लाइन इज कॉल्ड रेडियल लाइन। इसको हम लोग अपने समझने के लिए इसको हम लोग कहते हैं रेडियल लाइन, ठीक है। और ये जो रेडियल लाइन है, इस रेडियल लाइन को हम लोग कह सकते हैं कि यही पोजीशन वेक्टर भी होगा। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कौन सा होगा, ये रेडियल लाइन होगा, केवल एक एरो यहां देना होगा। तो क्वेश्चन में वही बोला है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट का मतलब ये इस रेडियल लाइन की बात कर रहा है, ठीक है। उसको एक डायरेक्शन दे देना, एरो दे देना, वही पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट का, ठीक है। किसके रिलेटिव, रिलेटिव टू डायपोल, डायपोल के सेंटर के रिलेटिव, ठीक है। कह रहा है कि यहां पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमको पता है कि ये रेडियल लाइन का एक्सटेंडेड पार्ट है और यहां से अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर हम ड्रॉ करें तो नेट इंटेंसिटी कुछ इस तरह होता है, मतलब किसी एक एंगल पर होता है। अगर हम ये एंगल ऐसे ड्रॉ करते हैं, मान लो कि नेट इंटेंसिटी यहां पर ऐसे कुछ है, ये नेट इंटेंसिटी का डायरेक्शन है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो इंटेंसिटी होता है रेडियल लाइन से कुछ एंगल बनाता है। ये जो इंटेंसिटी वेक्टर होगा रेडियल लाइन से कुछ एंगल बनाता है और इस एंगल को हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ये जो रेडियल लाइन था ये तो थीटा एंगल इससे बना रहा था एंटीक्लॉकवाइज सेंस में, डायपोल एक्सिस है। ये वाला जो एक्सिस होगा इस एक्सिस को हम लोग कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड डायपोल एक्सिस, इसको डायपोल एक्सिस कह सकते हैं। और ये वाला जो आप कह सकते हो कि डायपोल एक्सिस से ये थीटा एंगल पर कौन लाई कर रहा है, रेडियल लाइन या पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट, जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। और ये जो इंटेंसिटी है इस रेडियल लाइन से अल्फा एंगल बनाता है। क्या एंगल बनाता है, अल्फा एंगल बनाता है। क्लियर, आप ध्यान देना कि इस अल्फा और थीटा में एक रिलेशन हम लोगों ने डिराइव किया था और ये रिलेशन अभी हम लोगों ने देखा था कि जो हमेशा याद रखना कि ऐसे लिख सकते हैं कि जो tan अल्फा आएगा, ये रिलेशन हम लोगों ने देखा था tan अल्फा इक्वल टू 1/2 इंटू tan थीटा आया था। एक रिलेशन अभी हम लोगों ने देखा था कि ये जो अल्फा और थीटा है ये दोनों एंगल के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हम लोगों ने डिराइव किया था, लेकिन किसके लिए, फॉर द शॉर्ट डायपोल। तो ये शॉर्ट डायपोल है, तो इस अल्फा और थीटा ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक डायपोल के जनरल पॉइंट से रिलेटेड। तो tan अल्फा और tan थीटा हमेशा याद रखना कि अल्फा जो होगा ऑब्वियस सी बात है थीटा से कम होगा, इसलिए tan अल्फा हाफ ऑफ tan थीटा। थोड़ा सा याद रखने का तरीका है, कुछ कंसेप्ट नहीं है। वो जो अल्फा एंगल होगा ऑब्वियस सी बात है इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, इसका हाफ होगा, ठीक है। एक रिलेशन हम लोग पहले से डिराइव करके रखे, ठीक है। ये रिलेशन हम लिख सकते हैं किसी भी सिचुएशन में, कोई भी जनरल पॉइंट के लिए लिख सकते हैं कि उस जनरल पॉइंट पर जो टोटल इंटेंसिटी वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो जो अल्फा एंगल बनाएगा उसका tan अल्फा मस्ट बी इक्वल टू हाफ ऑफ किसका होगा, tan थीटा। थीटा क्या है कि जो डायपोल एक्सिस है उसे डायपोल एक्सिस से जो रेडियल लाइन है वो जो एंगल थीटा बनाएगा तो उसका हाफ ऑफ क्या आएगा, tan थीटा आएगा, ठीक है। ये कंडीशन बाय डिफॉल्ट हम लोग के पास हमेशा रहेगा, क्योंकि जब भी इस तरह का सिचुएशन होगा ये इक्वेशन हम डेफिनेटली लिख सकते हैं, इसमें कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब इस क्वेश्चन में कहा ये रहा कि ये जो इंटेंसिटी वेक्टर है इस क्वेश्चन में, ये तो जनरलाइज्ड सिचुएशन था, लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो इंटेंसिटी वेक्टर है ये पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाए। थीटा का वैल्यू क्या हो, थीटा का वैल्यू क्या हो कि ये जो इंटेंसिटी वेक्टर है वो पैरेलल टू क्या हो जाए, वाई एक्सिस हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अगर हम एक पॉइंट यहां लेते, मान लो इस पॉइंट को छोड़कर अगर हम एक पॉइंट अगर मान लो यहां कहीं लेते, तो अगर इस पॉइंट का रेडियल लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं इस डायपोल के रिस्पेक्ट में, तो आप ध्यान से देखोगे उसका एंगल थीटा डैश क्या होता, बढ़ जाता। सही से समझने की कोशिश करो। अगर हम इस पॉइंट को कंसीडर नहीं करते, हम किस पॉइंट को कंसीडर करते, इसके जस्ट इधर और थोड़ा सा पॉइंट ले लेते और इस एंगल को हम लोगों ने दिखा दिया थीटा डैश। इस एंगल को क्या दिखा दिया, थीटा डैश।
अब ध्यान से देखो, तो ये एंगल अगर थीटा डैश है तो आप ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट होगा यहां भी एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं इस तरह, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। अच्छा, आपको ये बताना कि जो भी इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड आएगा, हम मैग्नीट्यूड को कंपेयर नहीं कर रहे, केवल डायरेक्शन को कंपेयर कर रहे हैं, ओनली हम डायरेक्शन को कंपेयर कर रहे हैं। तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसका कुछ डायरेक्शन होगा, और आप लिख सकते हो कि ये जो डायरेक्शन कुछ इस तरह आ गया, और ये अल्फा डैश आ गया। कितना आ गया? अल्फा डैश आ गया। ये इलेक्ट्रिक डायपोल केवल यही इंटेंसिटी सेट नहीं करेगा भाई, ये डायपोल हर अपने सराउंडिंग स्पेस के सारे पॉइंट पर इंटेंसिटी सेट करेगा। हम लोग केवल दो जनरल पॉइंट ले रहे हैं, इसको हम मान लेते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट ले लिए, ये सेकेंड पॉइंट ले लिए। फर्स्ट पॉइंट पर अगर हम कंसीडर करें तो ये फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितने एंगल पर है? थीटा एंगल पर है, या फर्स्ट पॉइंट का जो रेडियल लाइन है वो थीटा एंगल पर है। लेकिन अगर सेकेंड लोकेशन लेते हैं उसी स्पेस में, और इसका रिलेटिव ओरिएंटेशन कितना है? थीटा डैश है, मतलब डायपोल एक्सिस से कितना एंगल पर है? थीटा डैश पर, और ये भी रेडियल लाइन है, ये डिस्टेंस आर ले लेते हैं, ये भी आर है। मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा, ओनली डायरेक्शन को कंपेयर करो। तो ये जो डायपोल है इस पॉइंट पर भी इंटेंसिटी वेक्टर सेट करेगा, ई डैश सेट करेगा। क्लियर? अब ध्यान से देखो, हम ई डैश और ई के मैग्नीट्यूड को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट कंपेयर करें अल्फा और अल्फा डैश को कंपेयर करना चाहते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर देखोगे एक इस पॉइंट को छोड़कर हम जस्ट किस पॉइंट पर चले गए? सेम डिस्टेंस आर पर एक दूसरे पॉइंट पर चले गए। उस पॉइंट के लिए ये कंडीशन लिख सकते हैं क्या, कि उसका जो थीटा डैश है सेकेंड पॉइंट के लिए, थीटा डैश इज ग्रेटर देन थीटा। डेफिनेटली लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत? ये पहला जो रेडियल लाइन है ये थीटा एंगल पर है, और जो सेकेंड रेडियल लाइन है वो थीटा डैश पर है, और ये डेफिनेटली डायग्राम के थ्रू कह सकते हैं थीटा डैश ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? टेन थीटा डैश। और यहां से लिख सकते हो कि टेन थीटा, दोनों तरफ टेन ले लिए, तो टेन थीटा डैश इज ग्रेटर देन टेन थीटा। अच्छा, टेन थीटा डैश को क्या लिख सकते हो? इस रिलेशन से, पहले रिलेशन से इसको लिख सकते हैं 2 tan अल्फा, ठीक है, ग्रेटर देन अल्फा डैश आ जाएगा 2 tan अल्फा। अच्छा, इसको लिख सकते हो यहां से इंप्लाइज दैट, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अल्फा डैश इज ग्रेटर देन अल्फा, ये रिजल्ट लिख सकते हैं, ठीक है। ये नहीं लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, अगर 2 tan अल्फा डैश ग्रेटर देन, देखो tan थीटा डैश, यहाँ tan थीटा डैश होगा तो यहाँ tan अल्फा डैश होगा, अगर ये थीटा होगा तो ये अल्फा होगा। तो अगर tan थीटा डैश की बात करें तो यहां से कैलकुलेट करो तो 2 tan अल्फा डैश आएगा, लिख दिया मैंने। यहां से tan थीटा की अगर बात करें तो कितना आ जाएगा? 2 tan अल्फा आएगा, और इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा? अल्फा डैश ग्रेटर देन अल्फा। दैट मींस अगर डायरेक्ट अगर ध्यान से देखोगे, इसको और इसको कंपेयर करते हैं, इस सिचुएशन को, इस रिलेशन को और इस रिलेशन को कंपेयर करके हम लोग देखते हैं कि इन दोनों के बीच कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है? अगर आप ध्यान से देखोगे कि जो पॉइंट हम ले रहे हैं, अगर जो एंगल बढ़ा दिए, ये थीटा जैसे ही बढ़ा दिए, ये जो कंडीशन ये शो कर रहा है कि थीटा अगर आप बढ़ाओगे तो ये जो इंटेंसिटी का डायरेक्शन जो है ना, जो ये डायरेक्शन जो एंगल इस रेडियल लाइन से बना रहा था, वो एंगल भी इंक्रीज करेगा। दैट मीन सोचो आप इस सिंपल से देखो, ये थीटा पहले था, अल्फा एंगल बना रहा था, ई वेक्टर नेट इंटेंसिटी, लेकिन थोड़ा सा भी थीटा बढ़ा दोगे तो ये जो इंटेंसिटी अब इसके पैरेलल नहीं आएगा, ये थोड़ा सा इसका डायरेक्शन बढ़ जाएगा, मतलब ये जो एंगल है ये इंक्रीज कर जाएगा, तो इसके पैरेलल नहीं होगा, कुछ इस तरफ आ जाएगा। और ध्यान से देखो, जैसे आप इधर आओगे और इधर आ जाओ सेम डिस्टेंस पर, तो ये फिर थीटा बढ़ेगा, इसका मतलब ई डैश और बढ़ेगा। और शायद आपको पता है कि जैसे ही इक्वेटोरियल लाइन पर आते हो तो जो नेट इंटेंसिटी होता है वो ऐसे कुछ हो जाता है, मतलब जो ई वेक्टर था जैसे जैसे इस पॉइंट से शिफ्ट करते 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 इसके इक्वेटोरियल लोकेशन पर आओगे तो ई इसके पैरेलल ऐसा हो जाता है। दैट मींस यहां से एक जनरल कंसेप्ट क्या निकल गया कि अगर अलग अलग पॉइंट कंसीडर करेंगे तो हर पॉइंट पर ई वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो रेडियल लाइन से डिफरेंट एंगल फॉर्म करेगा। क्लियर? अब देखो, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब सोचो, अब सोच के देखो ना, जब यहां से ऐसे चल के आए तो ये कौन सा पॉइंट था? ये बोलेंगे कि इसके इक्वेटोरियल लाइन पर लाई कर रहा है और ई वेक्टर इसके पैरेलल होता है। दैट मींस जो ई वेक्टर ऐसे था, जैसे जैसे इधर हम इस पॉइंट से इस तरफ बढ़ते चले गए तो ई वेक्टर का डायरेक्शन किधर आ गया? इधर आ गया। ई वेक्टर का डायरेक्शन मतलब ये जो एंगल अल्फा है वो टाइम के साथ क्या कर बढ़ रहा है। अब सोचो आप इधर आते तो इधर आओगे तो ये अल्फा क्या होगा? कम होते जाएगा, और जैसे डायपोल एक्सिस पर आओगे तो ये इसी के डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब देखो, खैर इतना कुछ दिमाग में रखोगे। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये कह रहा है
कि कौन सा ऐसा पॉइंट हम कंसीडर करें, मतलब इस रेडियस, मतलब कौन सा पॉइंट इस डायपोल से कंसीडर करें जहां पर जो इंटेंसिटी वेक्टर आएगा इस वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए। मतलब वो थीटा पूछा है, यही क्वेश्चन पूछा है कि थीटा क्या हो, हम इस स्पेस में कौन सा ऐसा पॉइंट सिलेक्ट करें जिस पॉइंट पर, मतलब उस पॉइंट का आर भी पूछा है और उस पॉइंट का थीटा भी पूछा है। करें कि कौन सा ऐसा पॉइंट ले जहां पर जो टोटल इंटेंसिटी वेक्टर होगा इस वाई एक्सिस के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। ये तो पूछा है भाई, क्लियर, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग को ये एक इक्वेशन तो हम लोग को पता है, अच्छा इसको मिटा देते हैं, बस ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया था कि ऐसा कुछ कि अगर हम लोग थीटा बढ़ाएंगे, मतलब पॉइंट अलग अलग सिलेक्ट करेंगे तो थीटा का वैल्यू डिफरेंट होगा, इसलिए अल्फा जो बनाएगा नेट इंटेंसिटी वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब ध्यान से देखो, अब हम लोग को पता ये करना था कि थीटा का वैल्यू क्या होगा, जिसके लिए वाई क्या पैरेलल टू वाई एक्सिस हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस इक्वेशन के लिए एक इक्वेशन तो हम लिख ही सकते हैं भाई, ये तो कहीं भी लिख सकते हैं, किसी भी पॉइंट के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं। एंड अगेन अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, मान लो अब इसको हटा देते हैं, अगर आप ध्यान से देखो हम मान लेते हैं कि यही वो रिक्वायर्ड लोकेशन है, ठीक है। मान लो कि ये जो थीटा है, ये जो इंटेंसिटी वेक्टर है, ये पॉइंट ऐसे लेते हैं कि इंटेंसिटी वेक्टर ऐसे आ जाए, एक दूसरा कोई पॉइंट ले लिए और वहां इंटेंसिटी वेक्टर ऐसे आ गया, ई वेक्टर ऐसे आ गया, मान लो, वो समझाने के लिए मैंने बताया था। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन बोला कि कोई भी एक थीटा एंगल होगा, उस रेडियल लाइन के लॉन्ग जो ई वेक्टर आएगा उस पॉइंट पी पर, जो भी पॉइंट इससे कुछ डिस्टेंस पर होगा वो पॉइंट पर इंटेंसिटी इसकी वजह से पैरेलल टू दिस वाई एक्सिस, इस वाई एक्सिस क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। तो हम लोगों से पूछा है कि ये जो एंगल थीटा कितना होगा, तो कैसे निकालोगे। तो थीटा निकालने के लिए एक इक्वेशन लिख दिए, और एक इक्वेशन कहां से मिलेगा, एक इक्वेशन ये देख सकते हो, ये एंगल कितना होगा, अल्फा लिख सकते हैं, ये तो अल्फा लिखते ही हैं भाई हम लोग। अच्छा अब ध्यान से देखो, यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखें, थीटा और अल्फा में एक रिलेशन एक मिल चुका है। अच्छा थीटा और अल्फा में कोई रिलेशन मिलेगा, तो हाँ जो कंडीशन दिया ना उससे और एक रिलेशन थीटा अल्फा मिल जाएगा। कैसे, देखो ये अगर पैरेलल होगा तो हमको पता है कि ये वाला टोटल एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ये वाला अगर टोटल एंगल की हम लोग बात करें, इस वाले टोटल एंगल की बात करें, ये वाला टोटल एंगल कितना होगा, ये वाला पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ये लाइन, तो ये जो ई वेक्टर है अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा तो इस एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। अच्छा एक ध्यान से चीज देखो, ये 90 पता चल गया, मतलब इस वाले लाइन के साथ ये 90 डिग्री बनाएगा। अच्छा ये एंगल थीटा है, तो हम लिख सकते हैं कि ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है और ये सेम लाइन कंटिन्यू हो रहा है, तो ये थीटा होगा, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। और जैसे ये अगर देखोगे तो वहां पर इंटेंसिटी वाले पॉइंट पर एक इक्वेशन लिख सकते हैं अगेन कि अल्फा प्लस थीटा, मतलब ये अल्फा और ये थीटा दोनों मिलकर 90 डिग्री है अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इंटेंसिटी वेक्टर आएगा वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो ये अल्फा और थीटा मिलकर ये टोटल कितना बनाएगा, 90 डिग्री। तो अल्फा और थीटा में एक रिलेशन बाय डिफॉल्ट क्या कह सकते हो, फ्रॉम डेफिनेशन हम लोग को पता था ये रिलेशन आएगा, और एक रिलेशन इस कंडीशन से मिल गया कि अल्फा और थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, थीटा हमको चाहिए था तो अल्फा को रिप्लेस करने के लिए 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। ये इक्वेशन हम लोग 2 ले लेते हैं, यहां से अल्फा को रिप्लेस कर दिया फ्रॉम 1 एंड 2। देखो क्या करेंगे, 1 एंड 2 क्या लिख सकते हो, tan अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा और इक्वल्स टू हाफ tan थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत देख लो। अच्छा फिर यहां से देखो क्या लिख सकते हो, tan 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा इक्वल्स टू 1/2 tan थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/tan थीटा इक्वल्स टू 1/2 tan थीटा लिख सकते हैं, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और यहां से tan थीटा कितना आ जाएगा, +- √2,
और थीटा का वैल्यू ऑब्वियसली बात है 0 से 90 या 360 के बीच में, तो ये कह सकते हो कि ये निगेटिव साइन नहीं लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करा, तो निगेटिव साइन हटा दिए तो √2 आ जाएगा। देयरफॉर अब क्या करोगे, थीटा चाहिए था, थीटा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स √2, tan इनवर्स √2 आ जाएगा। ये हम लोग का आंसर निकल गया। देखो कोई दिक्कत, यहां से लिख सकते हो सिंपल सा, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान में रखोगे, सोचो ये कितना कंसेप्चुअल था और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप लोग क्या चाहते हो, इलेक्ट्रिकल डायपोल का डेफिनेशन रट लेंगे, डायपोल का कंप्लीट हो गया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों के साथ है क्योंकि आप लोग एक्चुअल कंडीशन देखे नहीं हो, आपको एक्चुअल सिलेबस नहीं पता है। आपको लगता है कि डायपोल सिलेबस में डायपोल रट लेंगे बस वही है, लेकिन डायपोल रटने से नहीं होगा। आप देख सकते हो कितनी सारे कंसेप्ट्स इन्वॉल्व है, एक एक कंसेप्ट पर आपको बहुत मेहनत करना होगा, तब जाके आप किसी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक इक्वेशन बाय डिफॉल्ट मिला था, एक इक्वेशन हम लोग इस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कैलकुलेट कर लिए और वहां से थीटा पूछा था कि एंगुलर पोजीशन कितना होगा, तो वो थीटा कितना होगा भाई, tan इनवर्स √2, ठीक है। तो ये पहला एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल इस पर देखते हैं जनरल पॉइंट से रिलेटेड। चलिए अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में ये पूछा है कि आपसे ये पूछा है कि एक हम लोग क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपसे पूछा है एक बी पॉइंट पर जिसका कोऑर्डिनेट 2 0 0 गिवन है, ठीक है। ड्यू टू अ डायपोल, एक डायपोल की वजह से निकालना है, ऑफ डायपोल मोमेंट पी वेक्टर, एक डायपोल मोमेंट उसका डायपोल मोमेंट पी वेक्टर है जिसको गिवन है आई कैप प्लस √3 जे कैप केप्ट एट ओरिजिन, जिसको ओरिजिन पर रखा गया, ठीक है। तो इस सिचुएशन को पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं, फिर आगे सोचते हैं कि करना क्या, ठीक है। तो इसको ड्रॉ कैसे हम लोग करेंगे, तो ये इस तरह कुछ गिवन है कि ये मान लो कि वाई एक्सिस है और इसको हम लोग एक्स एक्सिस कंसिडर करते हैं, वाई एक्सिस और ये वाला जो एक्सिस है इसको हम लोग एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि एक डायपोल को रखे हैं जिसका डायपोल मोमेंट वेक्टर पी आप देख सकते हो गिवन है, ठीक है। ये डायपोल को ओरिजिन पर रखा गया है और यहां पर गिवन है लास्ट में देखो दिया हुआ कि assume that the point B is at a large distance from the dipole। ये कंडीशन देने के पीछे कारण क्या, मैंने आपको बोला था कि हमेशा ध्यान देना कि वो डायपोल हम लोग शॉर्ट डायपोल कंसिडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस स्टेटमेंट से क्लियर हो गया कि जो डायपोल है वो शॉर्ट डायपोल है, मतलब उसका जो डायपोल मोमेंट का लेंथ दिखाओगे बहुत छोटा दिखाओगे। तो ओरिजिन पर एक डायपोल को प्लेस करते हैं, लेकिन वो जो डायपोल को हम लोग प्लेस करेंगे तो जो डायपोल को डायपोल मोमेंट वेक्टर से दिखाएंगे तो ये जो पी वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही उस डायपोल का ओरिएंटेशन बताएगा ओरिजिन पर, कि डायपोल को ऐसे नहीं दिया कि एक्स एक्सिस पर रखा गया, ऐसे नहीं बोला कि एक्स एक्सिस पर रखा गया वाई पर रखा गया, उसको ऐसे रखा गया कि जिसका डायपोल मोमेंट वेक्टर कैसे है, कितना है, आई कैप प्लस √3 जे कैप। तो सबसे पहले सोचो इस तरह के सिचुएशन को आप कैसे डील करोगे। तो सबसे पहले डायपोल कैसे रखा गया, तो ये जो पी वेक्टर है, पी वेक्टर गिवन है, कितना गिवन है, आई कैप प्लस √3 जे कैप। दैट मीन्स पी वेक्टर का डायरेक्शन इस आई कैप और जे कैप से निकल जाएगा। आई कैप और जे कैप से पी वेक्टर के इस वेक्टर का डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं। जब भी कोई वेक्टर आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्मेट में दिया होगा तो उस वेक्टर का डायरेक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो सिंपल देखो, यहां पर आई का कोफिशिएंट 1 है, जे का कोफिशिएंट कितना है, √3 है, और इसका मतलब कि सिंपल आप कह सकते हो कि ये जो पॉइंट होगा, मान लो यहां कहीं, ये हम लोग ओरिजिन ले लेते हैं और ये पॉइंट यहां कहीं है जिसका कोऑर्डिनेट 1 और √3 है। तो जो पी वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो ऑलवेज ओरिजिन से इस पॉइंट की तरफ होगा क्योंकि उसका कोऑर्डिनेट कितना है, आई कैप 1 और √3 है, ठीक है। ये सिंपल ऐसे समझो कि जो डायपोल मोमेंट होगा उसका दो कंपोनेंट होगा, एक एक्स के लॉन्ग होगा, एक वाई के लॉन्ग। और नहीं तो सिंपल क्या करते हैं कि इस कंपोनेंट से जो कोऑर्डिनेट मिलेगा ये फाइनल कोऑर्डिनेट होगा। ओरिजिन को इनिशियल लेते हैं और इनिशियल ओरिजिन से इस कोऑर्डिनेट की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे, तो ये वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वही किसका डायरेक्शन होगा, पी वेक्टर का। तो जब भी इस तरह का फॉर्मेट गिवन होगा तो इस फॉर्मेट के थ्रू आप हमेशा किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। दैट मींस पी वेक्टर जो है वो ओरिजिन पर तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन कैसे डायरेक्टेड है, ऐसे डायरेक्टेड है जो इन दोनों पॉइंट से पास करेगा। किससे पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा और 1 और √3 से पास करेगा, ठीक है। दैट मींस कहने का मतलब क्या है कि जो डायपोल है, अच्छा ये बताओ कि अगर ये 1 और √3 है और ये 0 0 है तो ये एंगल हम पता कर सकते हैं क्या, एंगल पता चल जाएगा। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो तो ये √3 होगा क्योंकि y कोऑर्डिनेट 3 है और ये डिस्टेंस कितना होगा, 1 होगा।
तो यहां से थीटा नहीं निकल जाएगा, tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 आ जाएगा, √3/1 परपेंडिकुलर बाई बेस, और यहां से थीटा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। दैट मीन्स हम लोगों को पता चल गया कि जो डायपोल होगा वो एक्स एक्सिस के रिलेटिव विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, इस एक्स के रिस्पेक्ट में ये एंटी क्लॉकवाइज में 60 डिग्री पर होगा। दैट मीन्स डायपोल को पहले हम लोग रखते हैं, तो एक शॉर्ट डायपोल हम ले लेते हैं और इसको ऐसे ओरिजिन पर रखा गया है और इस तरह रखा गया है ओरिजिन पर कि ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है ये एंगल हम लोग कैलकुलेट कर लिए, थीटा कितना है भाई, 60 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन से अगर आप डायपोल को रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे तो समझ लो कि आगे आप इस सम्स को प्रोसीड कर ही नहीं पाओगे। क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, लेकिन कंसेप्ट बहुत ज्यादा है। तो इससे आप बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। जब भी इस तरह का कोई भी वेक्टर अगर आई कैप और जे कैप और के कैप के फॉर्मेट में दिया होगा तो आप डेफिनेटली उसका डायरेक्शन निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, तो केवल यहां से कोऑर्डिनेट लिख दो और ओरिजिन से उस कोऑर्डिनेट की तरफ एक एरो ड्रॉ कर दो, वही उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो पी और ये जो थीटा है, थीटा हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये 1 और √3 कोऑर्डिनेट है। दैट मीन्स ये 1 होगा, ये क्या होगा, √3 होगा। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि यहां से पी वेक्टर को हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये जो पी वेक्टर है, तो पी वेक्टर का कुछ मैग्नीट्यूड भी तो होगा। अगर पी वेक्टर इतना है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, पहले मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, कभी कभी काम में आएगा। तो मॉड ऑफ पी कितना होता है, कोएफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर। यहां से कितना निकल जाएगा, ये 1 + 3, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स कह सकते हो इसका डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 2 आ गया, ये ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, अब पूछा ये कि एक लोकेशन लेना है बी और ये लोकेशन कह रहा है कि लार्ज डिस्टेंस पर लाई कर रहा है। तो ये लोकेशन हम यहां कहीं ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट हम बी ले लेते हैं और इस बी का कोऑर्डिनेट गिवन है 2 0 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर लाई करेगा ये पॉइंट, क्योंकि x 2 है, y 0 है, z कितना है, 0 है। तो आप कह सकते हो ये कुछ यहां लाई करेगा, ठीक है। तो इस तरह कुछ ये लाई करेगा b, यहां पर b को मैंने इस तरह ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि अब इस पॉइंट पर इसकी वजह से इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करोगे, तो अब चेक करो, अब ये जो सिचुएशन है इसको आप कैसे डील करोगे। तो डील करने के लिए अब थोड़ा सा तरीका बदलो। हमेशा हम क्या करेंगे, जिस डायपोल की वजह से आपको किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी वेक्टर अगर फाइंड आउट करना होगा, अगर किसी डायपोल की वजह से अगर इंटेंसिटी वेक्टर फाइंड आउट करना होगा, तो आपके पास 3 सिचुएशन है। जो 3 केस मैंने पढ़ाया उन तीनों केस को आप एक बार रिकॉल करने की कोशिश करो। पहला केस ये था कि अगर पॉइंट डायपोल एक्सिस पर लाई करेगा तो उसका एक फॉर्मूला होता है, अगर पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पर लाई करेगा केस 2 में, उसका भी एक फॉर्मूला है। और फाइनली एक जनरलाइज्ड कांसेप्ट में हम लोगों ने देखा था कि अगर वो पॉइंट उसके जनरल पॉइंट पर लाई करेगा, ना डायपोल एक्सिस पर लाई करे ना उसके इक्वेटोरियल लाइन पर लाई करे, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, तब उसको कहेंगे कि वो एक जनरल पॉइंट पी पर लाई कर रहा है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, आर थीटा। और उस कंडीशन में नेट इंटेंसिटी हम निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला थोड़ा आपको याद रखना होगा। तो अब ध्यान से देखो, तीनों में से किसी न किसी कंडीशन को ये मैच कर रहा होगा। तो ये पहले कंडीशन को मैच नहीं कर रहा क्योंकि इसका डायपोल एक्सिस ये है और पॉइंट यहां लाई कर रहा। तो केस 1 का कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते हो। केस 2 पर आते हैं। केस 2 क्या है कि इसका इक्वेटोरियल लाइन इधर कहीं होगा, उस पर भी ये पॉइंट लाई नहीं कर रहा। लेकिन ये थर्ड कंडीशन को, जब 2 कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो तीसरे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये जो डायपोल है इससे कह सकते हो कि थीटा एंगल पर, और ये डिस्टेंस 2 है, मतलब आर थीटा इसका कोऑर्डिनेट होगा क्योंकि इसका लोकेशन भी इससे थीटा एंगल पर लाई कर रहा है। दैट मींस ये एक जनरल पॉइंट पर इंटेंसिटी पूछा है। तो जनरल पॉइंट पर इंटेंसिटी अगर निकालना होगा तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर फॉर्मूला हम लोगों को याद है तो फॉर्मूला क्या होता है कि इंटेंसिटी एट जनरल पॉइंट, नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने निकाला था P/4πε0 r3, और रूट के अंदर था, उसको याद करो, 3 cos² थीटा +1, ऐसा कुछ था। एक बार मैं फिर से यहां ड्रॉ कर देता हूं क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा नया टॉपिक है। तो ऐसे याद रखना कि ये वाला अगर डायपोल अगर हम ले लें तो इस डायपोल से, इसके सेंटर से अगर हम लोग बात करें तो ये इसका सेंटर है, और इसके सेंटर से अगर कोई एक जनरल पॉइंट अगर हम कंसिडर करें, और इस जनरल पॉइंट की अगर हम बात करें
तो इस पॉइंट जो थीटा एंगल पर है, डिस्टेंस आर है, तो यहां पर क्या होगा, जो इंटेंसिटी आएगा इस वो इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना इतना आता था, और थीटा क्या होता था, इस डाइपोल एक्सिस से जो रेडियल लाइन था वो जो एंगल बनाता था। दैट मीन्स हमको रेडियल लाइन डिफाइन करना होगा, रेडियल लाइन डिफाइन करना होगा और डाइपोल एक्सिस डिफाइन करना होगा। रेडियल लाइन और डाइपोल एक्सिस के बीच का एंगल क्या होता था, थीटा। अब ध्यान से देखो, फॉर्मूला ये है इंटेंसिटी का, तो यहां पर आपको करना क्या, थोड़ा बहुत केयरफुली थोड़ा ध्यान रखना होगा कि थीटा फाइंड आउट करना है। थीटा क्या है, तो यहां से कर सकते हो, ये जो लाइन है हम लोग का डाइपोल एक्सिस है, ये जो लाइन है ये डाइपोल एक्सिस है, और ये वाला जो लाइन है रेडियल लाइन है, इसके बीच का जो एंगल होता है दैट इज द एंगल थीटा, वो एंगल थीटा होता है। तो यहां थीटा कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आपको दोनों लाइन डिसाइड करना है। दोनों लाइन कैसे डिसाइड करोगे, डाइपोल एक्सिस, तो हम लोग कहेंगे डाइपोल गिवन है, तो ये वाला जो इस लाइन को एक्सटेंड करोगे, इस लाइन को बोलेंगे कि ये डाइपोल एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है भाई, डाइपोल एक्सिस है। नेक्स्ट अब देखो, रेडियल लाइन कौन सा होगा, जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, और डाइपोल का जो सेंटर है उसको अगर हम इस तरह मिला दें तो ये जो लाइन बनेगा, इस लाइन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियल लाइन। इस लाइन को क्या बोलेंगे, रेडियल लाइन। थीटा पुट करते समय आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। तो ये वाला जो लाइन है ये डाइपोल एक्सिस है, और ये वाला जो लाइन है क्या, रेडियल लाइन है। रेडियल लाइन का मतलब क्या है कि डाइपोल के सेंटर से और उस पॉइंट को मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन होगा दैट इज कॉल्ड रेडियल लाइन। और इस रेडियल लाइन और इस डाइपोल एक्सिस के बीच का जो भी एंगल होगा दैट एंगल इज नोन एज थीटा। इस फॉर्मूला में जो थीटा आपको पुट करना है दैट मींस यही थीटा क्या होगा, यही 60 डिग्री होगा। इसके और इसके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। दैट मींस इसमें पुट कर देते हैं, तो इसमें पुट करके देखो। और एक चीज कंडीशन और दिया था कि 1/4 पाई एफ साइन नोट को के लेके चलना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 1/4 पाई एफ साइन नोट को के लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, पी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, यहां पर पी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर। तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर वेक्टर फॉर्म में दिया था, बहुत अच्छा सवाल है, इसमें वेक्टर फॉर्म दिया है, वहां से फिर मॉड ऑफ पी निकाले, तो ये कितना निकला, 2 निकला। ये 1 + 3, ये कितना आ गया 2, तो k इंटू कितना आ जाएगा 2, 1/4 पाई एफ साइन नोट को k लिख दिए, और डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना निकला 2, और r क्यूब का मतलब r क्या था, ये वाला डिस्टेंस r होता है, यहां से लेकर ये वाला जो डिस्टेंस हम लोगों का है इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, r बोलते हैं। ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r कितना होगा, कोऑर्डिनेट पता है 2 0 0, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो r इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। इसमें पुट करते हैं 1/4 पाई एफ साइन नोट को k लिख दिए, p को 2 लिख दिए, और r की जगह 2 क्यूब लिख सकते हैं, इनटू √3 cos स्क्वायर। अच्छा, थीटा कितना निकला है, थीटा निकला है 60 डिग्री, तो थीटा आ गया 60 डिग्री प्लस कितना आ जाएगा 1। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो आप कह सकते हैं 1 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो k बाई कितना हो जाएगा, ये 2 बचेगा, तो ये 4 आ गया, इनटू अब देख सकते हो 3 इंटू cos 60 कितना होता है, cos 60 1/2 होता है, और उसका स्क्वायर, cos 60 1/2 और उसका स्क्वायर, तो कितना आएगा भाई, 1/4 आएगा प्लस 1। और यहां से आप देख सकते हो k/4 इंटू ये एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा, इधर तो 3 + 4 और ये 4 रूट के अंदर सब है, और 4 इधर आएगा रूट से तो 2 हो जाएगा, तो k/8, और रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 4 + 3 7, दैट मीन्स कितना आ जाएगा, √7 k/8। क्लियर हो गया। नेट इंटेंसिटी चाहिए था, निकल गया। लेकिन नेट इंटेंसिटी के डायरेक्शन भी होगा, डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो डायरेक्शन आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो रेडियल लाइन है इससे जिस सेंस में ये थीटा बनेगा उसी रेडियल लाइन से, जो रेडियल लाइन हम लोगों ने लिया है उस रेडियल लाइन से उसी सेंस में अल्फा एंगल पर इंटेंसिटी होता है। ये हम लोगों ने अभी पढ़ा था। इस कोई भी एक जनरल पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होता है वो इस रेडियल लाइन से कितने एंगल पर होता है भाई, अल्फा एंगल पर होता है। और ये अल्फा किधर होगा, इन द सेंस ऑफ थीटा। थीटा यहां से इस डाइपोल एक्सिस से रेडियल लाइन जो एंगल थीटा बना रहा है वो किस सेंस में है, अगर ये सेंस अगर आप देखोगे तो ये सेंस है हम लोगों का एंटी क्लॉकवाइज, तो इंटेंसिटी भी इसी रेडियल लाइन से किस डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा। दैट मींस अब ध्यान देना, यहां पर इंटेंसिटी वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, या तो इधर होगा नहीं तो इधर होगा। कैसे पता करोगे, तो हमको पता है कि इस डाइपोल एक्सिस से रेडियल लाइन का सेंस देखो, रेडियल लाइन का सेंस इधर है, ये कौन सा सेंस है, ये जो रेडियल लाइन है इससे क्लॉकवाइज सेंस में, डाइपोल एक्सिस से क्लॉकवाइज सेंस में ये रेडियल लाइन है। तो मैंने अभी क्या बताया था कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में था तो अल्फा एंगल भी क्या लिए थे, एंटी क्लॉकवाइज रेडियल लाइन से। तो हम क्या करेंगे, रेडियल लाइन से ध्यान देना, इस लाइन से
जिस सेंस में थीटा है उसी सेंस में अल्फा एंगल कुछ लेंगे, और ये जो अल्फा आएगा, ये अल्फा इसी लाइन के अलोंग, यहां पर क्या होगा भाई, इसी लाइन के अलोंग इस पॉइंट पर इंटेंसिटी का टेल होगा, और ऐसा एक एरो ड्रॉ कर देंगे, और ये इंटेंसिटी वेक्टर का डायरेक्शन होगा। देखो इन दोनों का सेंस सेम आना चाहिए, जैसे यहां से मारा था, अगर ये रेडियल है, ये थीटा एंटी क्लॉकवाइज में था, तो यहां अल्फा भी क्या था, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। यहां क्या होगा, यहां से डायपोल एक्सिस से क्लॉकवाइज सेंस में रेडियल लाइन है, तो इससे क्लॉकवाइज सेंस में क्या होगा, अल्फा होगा। ठीक है, अच्छा tan अल्फा कैसे निकालोगे, तो डायरेक्शन का एक रिलेशन हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि tan अल्फा वाला जो रिलेशन है, उस रिलेशन को हम लोग लिख सकते हैं कि tan अल्फा, ये जो अल्फा होता है, हमें इसे याद रखना है, tan थीटा का हाफ होता है, हाफ ऑफ tan थीटा। क्लियर, तो tan अल्फा नहीं निकल जाएगा, tan अल्फा इक्वल्स टू 1/2 tan, अच्छा ये बताओ थीटा कितना है, 60 डिग्री, tan 60, तो ये कितना हो जाएगा, √3/2, देयरफॉर अल्फा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स √3/2। क्लियर, देख लो यहां से कोई दिक्कत। तो इस तरह आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और इस फॉर्मूला को याद रखते हो तो आप तुरंत क्या कर सकते हो, नेट इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा आपको एक छोटा सा अप्रोच और बताते हैं। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, जनरल पॉइंट वाला इक्वेशन याद है कि मैग्नीट्यूड इतना होगा, डायरेक्शन इतना होगा, अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे केसेस में अगर आप इसको भूल जाओ, तो जो प्रीवियस केस 1 और केस 2 का डेरिवेशन था, उसको यूज करके इस सम्स को बना सकते हो। एक बार आप खुद से ट्राई करके देखना। जैसे थोड़ा सा हिंट मैं दे देता आपको, ये पहला, ये तो क्लियर हो गया, जो पूछा था वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, मैग्नीट्यूड इतना निकलेगा, डायरेक्शन इतना निकलेगा, ये सम्स बन गया। ठीक है, तो ये एक पहला तरीका था। दूसरा तरीका, अगर मान लो ये फॉर्मूला आप भूल जाओ, तो आपको बनाने के लिए करना क्या है, सिंपल मैं आपको बताता हूं। इस तरह तो बना ही सकते थे, अगर मान लो फॉर्मूला अगर आप भूल गए तो ये तो रिप्रेजेंट करना था, कर दिए। नेक्स्ट क्या करोगे, अगर जनरल पॉइंट पर ये लाई कर, ये भी पता चल गया और हम लोगों को फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तो क्या करना पता है, जनरलाइज सिचुएशन को हमेशा प्रीवियस जो पर्टिकुलर केस था, केस 1 और केस 2 में कन्वर्ट कर देना। कहने का मतलब, इस डाइपोल को हमेशा 2 पार्ट में ब्रेक कर देना, और ऐसे ब्रेक करना कि ये जो पॉइंट होगा, एक डाइपोल के डाइपोल एक्सिस पर लाई करेगा और एक डाइपोल के लिए उसके इक्वेटोरियल लाइन पर लाई करेगा, और वहां से इंटेंसिटी निकल जाएगा। मतलब सिंपल इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे, और जैसे कंपोनेंट में रिजॉल्व करोगे, वहां से टोटल इंटेंसिटी निकल जाएगा। जैसे देखो अब करते क्या है, हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर भी देते हैं। मेथड 2, इस सम्स को हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, मान लो आप फॉर्मूला भूल गए, तो आप देखो यहां पर इंटेंसिटी हमको चाहिए था। ठीक है, अगर इंटेंसिटी चाहिए था, अब हम क्या करेंगे पता है, कि यहां से ये जनरल पॉइंट पर लाई करें, ये तो कंफर्म है। अगर नहीं याद आ रहा फॉर्मूला, तो क्या करेंगे पता है, इस वेक्टर को 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। कैसे, एक इस एक्सिस के अलोंग, इसका एक कंपोनेंट इस एक्सिस पर जो आएगा, उस कंपोनेंट के लिए ये कहां लाई करेगा, उसके डाइपोल एक्सिस पर, और इसका एक कंपोनेंट जो इसके वाई एक्सिस पर आएगा, उस डाइपोल के लिए कहां लाई करेगा, उसके इक्वेटोरियल लाइन पर। जैसे ये दोनों के लिए, एक के लिए डाइपोल पर, डाइपोल एक्सिस पर, एक के लिए इक्वेटोरियल लाइन पर, तो टोटल इंटेंसिटी क्या होगा, दोनों का वेक्टर समेशन। बहुत आसान है। तो चलो पहले इसको 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। 2 पार्ट में ब्रेक करोगे तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, जिधर एंगल थीटा बनेगा वो कंपोनेंट पहले निकालते हैं। तो इसका प्रोजेक्शन ले लिए इस हेड का, तो यहां से एक डाइपोल मिल गया। ठीक है, और ये डाइपोल का P कह सकते हैं, इसका ये कंपोनेंट कितना होगा, ये अगर P है तो इसको लिख सकते हैं P cos थीटा। अच्छा, P cos थीटा भी नहीं लिखना है, इस डाइपोल को आपका एक, इसका ये वाला x कंपोनेंट होगा और ये वाला y कंपोनेंट होगा। P वेक्टर गिवन है, तो ये जो है x कंपोनेंट है, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे x कंपोनेंट कितना होगा 1 इंटू आई कैप, और इसका y कंपोनेंट कौन सा होगा, तो इसका y कंपोनेंट आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, इसके ठीक इसके हेड से यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर, और ये वाला एक एरो ड्रॉ कर दिए, और ये एक डाइपोल मिल गया। ये कंपोनेंट कितना होगा, y कंपोनेंट कितना है डाइपोल मोमेंट का, √3 j कैप है। ठीक है, और जैसे ही इस वेक्टर को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिए, एक जो वेक्टर मिल गया 1 आई कैप,
एक वेक्टर मिल गया √3 जे कैप, और तुरंत इसको अब हम भूल जाएंगे, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ये वाला जो वेक्टर है अब इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। दो कंपोनेंट मिल गया, ठीक है, मतलब दो डायपोल मिल गया। एक डायपोल का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन एलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, दूसरे डायपोल का मैग्नीट्यूड √3 है, उसका डायरेक्शन किधर है, एलोंग जे कैप है, ठीक है। अब क्या करोगे, मेरे ख्याल से पहला केस 1 और केस 2 का फॉर्मूला तो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है, तो उसको यूज करते हैं। तो अब सोचो यहां जो इंटेंसिटी आएगा इस डायपोल की वजह से एक वेक्टर होगा और इसकी वजह से एक वेक्टर होगा, और दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वही टोटल इंटेंसिटी होगा। तो हम लोग करेंगे क्या कि यहां से देख सकते हो कि यहां पर एक वेक्टर इसकी वजह से होगा और एक वेक्टर इसकी वजह से होगा। जैसे ये दो डायपोल है उसकी वजह से इंटेंसिटी निकालना है, तो पहले तो लोकेशन फाइंड आउट करेंगे जो स्टेप्स होता था, नेक्स्ट वेक्टर ड्रॉ करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर रिजल्टेंट ले लेंगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, लोकेशन, नेक्स्ट पहले डायपोल की वजह से इंटेंसिटी वेक्टर किधर होगा, तो ये पॉइंट रिलेटिव टू दिस डायपोल इसके एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो एक्सिस पर लाई करेगा तो इसका जो पी का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, एक इंटेंसिटी वेक्टर ये सेट करेगा, और इस इंटेंसिटी वेक्टर को हम E1 मान लेते हैं, और ये वाला जो डायपोल है ये इस पॉइंट पर एक इंटेंसिटी वेक्टर सेट करेगा, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायपोल मोमेंट ऊपर है तो इसका नीचे E2 सेट करेगा, इसके अपोजिट होता है, E2 सेट कर दिए। इसको पहला डायपोल ले लेते हैं और इसको सेकेंड डायपोल ले लेते हैं, तो पहले डायपोल की वजह से इंटेंसिटी वेक्टर E1 आएगा, सेकेंड डायपोल की वजह से इंटेंसिटी वेक्टर कितना आएगा, E2 आएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद आपको अच्छी तरह से याद है कि अब हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, तो मॉड ऑफ E1 कितना आएगा भाई, मॉड ऑफ E1 कितना आएगा, तो मॉड ऑफ E1 हम लोग लिख सकते हैं कितना आएगा, आप सोच के देखो, यहां से लिख सकते हो कि ये डायपोल एक्सिस पर लाई कर रहा है, E1 डायपोल एक्सिस के लिए है तो 2 टाइम्स ऑफ P होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डिस्टेंस कितना है r3, ये डिस्टेंस r है, ठीक है, ले लिए पहला, एंड मॉड ऑफ E2 कितना आएगा, मॉड ऑफ E2 आ जाएगा ये वाला, इसकी वजह से इक्वेटोरियल लाइन पर लाई करा P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r3। अच्छा देखो इसका P कितना है, इसका P 1 है, इस डायपोल का P कितना है, √3 है, कोई दिक्कत। अब क्या करोगे, अच्छा यहां पर कह रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K लेना है, तो ये 2K हो जाएगा बाई r3, और इसको क्या लिखेंगे, √3K बाई r3। अब क्या करोगे, E1 E2 निकल गया, अब नेट इंटेंसिटी क्या होगा इन दोनों का रिजल्टेंट, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, तो E जो आएगा नेट रिजल्टेंट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं, प्लस 2E1 E2, अच्छा इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो cos 90, ये वाला टर्म तो जीरो हो गया। अच्छा यहां से देखो E1 स्क्वायर मतलब ये वाला 2K बाई r³ का स्क्वायर, E2 स्क्वायर प्लस √3K बाई r³ का स्क्वायर, और ये टर्म जीरो हो गया। अब यहां से देखो बाहर क्या ले सकते हैं, यहां से देखोगे तो E नेट जो आएगा, E नेट कितना आएगा, K बाहर जाएगा, r³ बाहर जाएगा, तो लिख सकते हैं K बाहर आ गया, r³ यहां आ गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, रूट, अब क्या लिखोगे 4 प्लस ये 2 स्क्वायर बचेगा, और यहां क्या बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। अब देखो ये कितना आ जाएगा K, और ये कितना हो जाएगा r³ मतलब 2³ r का डिस्टेंस मतलब r कितना है 2 है, और ये कितना हो जाएगा √7, तो ये कितना हो जाएगा √7 बाई 8 इंटू K आ गया E नेट। बहुत सिंपल सा है। पहला मेथड अगर काम नहीं कर रहा, याद नहीं आ रहा फॉर्मूला, इस तरह इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो, दोनों की वजह से जो टोटल इंटेंसिटी आएगा E नेट निकल गया। अच्छा डायरेक्शन चाहिए था, तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे, इन दो यहां से पैरेललोग्राम बना लेंगे, और जैसे ही पैरेललोग्राम बनाओगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, डायगोनल होगा ऐसा, ये E का डायरेक्शन है, और इस एंगल को अल्फा मान लेते हैं, और ये अल्फा चाहिए था। अल्फा कैसे निकालोगे, तो अल्फा निकालने का तरीका क्या है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं फॉर डायरेक्शन हम लोग क्या करेंगे, tan अल्फा इक्वल्स टू, ये क्या होगा E2 बाई E1 आ जाएगा, ये E2 है तो ये भी E2 होगा, ये E1 होगा, तो E2 बाई E1 लिख सकते हैं। अच्छा E2 कितना है भाई, E2 हम लोगों ने निकाला है √3K बाई r³ डिवाइडेड बाई E1 कितना है 2K बाई r³, ये कैंसिल, K कैंसिल, कितना आ गया √3/2, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया tan इनवर्स √3/2। देखो आ गया, सेम आंसर आ रहा, कोई कुछ डिफरेंस नहीं है। तो पहले मेथड से भी बना सकते थे और दूसरे मेथड से बना सकते हो। पहला मेथड अगर आपको डेफिनेटली अगर फॉर्मूला में कहीं कंफ्यूजन नहीं है, आपको याद है, तो इस तरह के सम्स को बना सकते हो। और सेकेंड
अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो जो दो पर्टिकुलर केस है ना, केस 1 और केस 2, वो तो आपको हमेशा याद रहेगा कि डायपोल एक्सिस पर इंटेंसिटी कितना होता है, इक्वेटोरियल लाइन पर कितना होता है, दोनों का यूज करो और वहां से टोटल इंटेंसिटी निकाल लो। तो ये दोनों तरीका अपने पास रखोगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल डायपोल से रिलेटेड सारा कुछ कंप्लीट हो गया, मतलब इंटेंसिटी से। अभी डायपोल से रिलेटेड और कुछ भी आ सकता है जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तब, ठीक है। अगले क्लास में अब इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे।